स्कोप ऑफ टुडेज लेक्चर मतलब आज के लेक्चर का हमारा स्कोप क्या है, इसमें आज हम क्या चीजें कवर करने वाले हैं, इसका दायरा कार क्या है। जो उन टॉपिक्स जो उस दायरे कार में आएंगे हम उन्हें कवर करेंगे। तो ये है स्कोप का मीनिंग यहाँ पे कि आज हम किन चीजों को कवर करने वाले हैं, कौन से एरियाज हम कवर करेंगे, यानी कौन से एरियाज हमारे दायरा कार में आते हैं। लेक्चर नंबर 14। और सबसे पहले हमने डेफिनेशन देखी और उसके बाद सिग्निफिकेंस एंड इम्पोर्टेंस प्रीवियसली हमने पढ़ा। तो आज हम पढ़ने जा रहे हैं स्कोप ऑफ HRM। स्कोप का मीनिंग होता है दायरा कार, यानी कि किसी चीज का फैलाव कहाँ तक है, उसकी रेंज कहाँ तक है, वो चीज कहाँ तक फैली हुई है। उसकी रेंज यानी उसकी हदूद कहाँ तक है जहाँ तक उस चीज की का फैलाव मुमकिन है। तो ये चीज आ जाती है स्कोप में। जैसे कि हम कहते हैं कि मेडिकल जो है उसका बहुत स्कोप है, मीन्स के उसका फैलाव बहुत ज्यादा है। वो देहात में भी जरूरत है, गांव में भी जरूरत है, शहर में भी जरूरत है। हर जगह डॉक्टर की जो है वो जरूरत है। उस जॉब का जो दायरा कार है या उस स्टडी का, मेडिकल की जो स्टडी है, उसका फैलाव बहुत वसी है, बहुत ज्यादा वुसअत है उसकी। तो बहुत ज्यादा बड़े जो है वो डोमेन तक, मतलब बड़े एरिया तक वो फैला हुआ है, उसकी रेंज बहुत ज्यादा है। ठीक है। उस तो ये जो रेंज है, जो फैलाव है, जो दायरा कार है, इसका मतलब है स्कोप। कहाँ तक उस चीज का यूजेज हो सकता है, सादा लफ्जों में उस चीज का इस्तेमाल कहाँ तक हो सकता है। जैसे टेक्नोलॉजी का कहते हैं बहुत स्कोप है, टेक सेक्टर का बहुत स्कोप है, ई कॉमर्स का बहुत ही ज्यादा स्कोप है। आजकल सारे ये कह रहे हैं यार स्कोप बहुत है, स्कोप बहुत है। ई कॉमर्स ऑनलाइन अर्निंग का बहुत स्कोप है। स्कोप कैसे है कि उसका जो दायरा कार है या जो ई कॉमर्स है, जो उसका यूजेज है वो बहुत ज्यादा है और पूरी दुनिया में फैला हुआ है। ठीक है। पूरी दुनिया में वो मतलब उसका फैलाव है। तो इसलिए ई कॉमर्स या ई अर्निंग का बहुत ज्यादा स्कोप है। अगर छोटी सी कोई शॉप है तो उसका स्कोप आपके छोटे से उस एरिया तक ही है, शहर में है या गांव में है तो गांव और शहर तक है। लेकिन अगर ई शॉप है, आपकी ऑनलाइन शॉप है, तो उसका स्कोप जो है बहुत ज्यादा है, पूरी दुनिया तक मुमकिन है। ठीक है, क्योंकि इंटरनेट पूरी दुनिया तक फैला हुआ है। तो स्कोप का एक मायने हम जो है वो यूजेज भी ले सकते हैं। यूजेज भी लिया जाता है कि उसका इस्तेमाल कहाँ तक मुमकिन है। तो ये है आ जाती है स्कोप में। और आगे एक और मीनिंग भी है इसका, डेफिनेशन भी कह सकते हैं इसकी, वुसत, एक्सटेंट, कितने एरिया तक उस चीज का फैलाव मुमकिन है। ठीक है। जैसे मैंने अभी ई कॉमर्स का बताया कि पूरी दुनिया में उसका फैलाव मुमकिन है। मेडिकल का फैलाव हर देहात और हर शहर तक मुमकिन है। तो मेडिकल फील्ड का या मेडिकल स्टडी का, इस तरह ई कॉमर्स का पूरी दुनिया तक फैलाव मुमकिन है। स्कोप इस मायने में भी आ जाती है उस चीज की, उस स्पेसिफिक डिसिप्लिन की, उस सब्जेक्ट का की या का उसकी वुसअत या उसकी एक्सटेंट कितने एरिया तक है, कितना रीजन को, किस किस एरियाज को वो सब्जेक्ट या वो जो स्टडी है वो कवर करती है। तो ये स्कोप में आ जाता है। जैसे स्टैट है, तो स्टैट हॉस्पिटल में भी यूज होती है, स्टैट हुकूमत के पास भी इदाद शुमार का तजिया करने में भी इस्तेमाल होती है, स्टैट इंजीनियरिंग में भी यूज होती है, इकोनॉमिक्स में भी यूज होती है। तो उसका दायरा कार भी काफी वसी है। तो इस तरह किसी भी चीज का जो दायरा कार है, कहाँ तक कितने एरिया को वो चीज कवर कर सकती है, समो सकती है अपने अंदर, उसकी वुसअत कितनी है। तो ये मायने या डेफिनेशन हो जाती हैं उसकी वुसअत कहाँ तक है स्कोप के मायनियों में। और आगे है दी अपॉर्चुनिटी और पॉसिबिलिटी टू डू, कि कहाँ तक उसकी मुमकिनात या कहाँ तक तवक्कुआत हैं जहाँ पे उस चीज का इस्तेमाल हो पाए, कितनी बड़ी अपॉर्चुनिटी या पॉसिबिलिटी है कि वो उतने डोमेन को, उतने रीजन को, उतने एरिया को वो कवर कर पाए। जैसे मैंने ई कॉमर्स का बताया, उसकी अपॉर्चुनिटी एंड पॉसिबिलिटी ऑल अराउंड दी वर्ल्ड है। ठीक है। ये उसका यानी हम कहेंगे हम ये पॉसिबिलिटी या अपॉर्चुनिटी ऑल अराउंड दी वर्ल्ड है, तो हम पॉसिबिलिटी अपॉर्चुनिटी लफ्ज नहीं यूज करेंगे, हम सिंपल कहेंगे कि ई कॉमर्स का जो स्कोप है वो पूरी दुनिया तक फैला हुआ है। सिंपल, ई कॉमर्स पूरी दुनिया तक उसका स्कोप है। सिंपल।
तो अगर इसे ब्रेक करें, स्कोप का क्या मतलब है, किसी को समझ नहीं आता कि ई कॉमर्स का स्कोप पूरी दुनिया तक है, तो स्कोप के लफ्ज की कोई तशरीह करना चाहे तो हम ये कहेंगे कि अपॉर्चुनिटी और पॉसिबिलिटी उसकी पूरी दुनिया तक फैली हुई है। ठीक है, तो टेक्निकल वर्ड्स में हम कह सकते हैं स्कोप। अच्छा, थोड़ा सा जब आप चीजों को हम यहाँ तक पहुंच गए हैं, तो आप जब देखा करें तो देखा करें उस कुछ जो है वो आप कौमी प्रिस्पेक्टिव में देखा करें, उस कौमी जो है वो तस्वुर में देखा करें, और कुछ जो है ऑर्गेनाइजेशनल प्रिस्पेक्टिव में देखा करें चीजें, और कुछ इंडिविजुअल प्रिस्पेक्टिव में। तो इस तरह की हमें अगर सोच हम बिल्ड हो पाएगी, तो फिर हम पेपर के हर तरह के क्वेश्चन का जो है वो मुकाबला कर पाएंगे, आंसर उसे कर पाएंगे। तो अब हमने देखा कि स्कोप का क्या मीनिंग होता है, तो थोड़ा एग्जांपल्स के साथ इस चीज को अंडर करते हैं, और नेशनल पर्सपेक्टिव, ऑर्गेनाइजेशनल पर्सपेक्टिव या इंडिविजुअल पर्सपेक्टिव या इटसेल्फ क्या चीजें हैं, और ये हम अंडरस्टैंडिंग कैसे डेवलप कर सकते हैं, तो इसके ऊपर हम देखते हैं। जैसे टेक्नोलॉजी है, आईटी है, ठीक है, तो उसका स्कोप बहुत ज्यादा है। तो हम थोड़ा सा देख लेते हैं नेशनल पर्सपेक्टिव में। जैसे अगर पूरे कौमी जो है वो पर्सपेक्टिव में उसका तस्वुर देख लेते हैं, तो नेशनल पर्सपेक्टिव में आपको पता है दो चीजें आ जाती हैं, एक गवर्नमेंट आ जाती है और एक जो है वो पब्लिक आ जाती है। तो जैसे हम यहाँ पे देखें, तो यहाँ पे देखें कि एक नेशनल पर्सपेक्टिव है, जैसे मैंने प्रीवियसली बताया, ऑर्गेनाइजेशनल पर्सपेक्टिव और इंडिविजुअल पर्सपेक्टिव है। तो आईटी की अगर सबसे पहले हम बात करें, तो हम उसे अगर नेशनल पर्सपेक्टिव में देखें, तो नेशनल पर्सपेक्टिव में एक तो गवर्नमेंट आ जाती है जो पूरे मुल्क को कंट्रोल कर रही है। तो गवर्नमेंट में उसका यूजेज कहाँ कहाँ तक है, ठीक है। नेशनल पर्सपेक्टिव में आप इकट्ठा भी लिख सकते हैं और सेपरेट भी कर सकते हैं। मैंने यहाँ पे सेपरेट कर दिया हुकूमत को और नेशन को, ठीक है। तो हुकूमत देखें आईटी को का इस्तेमाल कहाँ कहाँ कर रही है, यानी उसके उसका स्कोप हुकूमती सतह पे कहाँ तक है। हुकूमती सतह पे एक इतना ज्यादा इसका स्कोप है आईटी का, कि जब पाकिस्तान बना था तब आईटी की कोई मिनिस्ट्री नहीं थी, ठीक है। 80s में जब आइन भी बना तब भी कोई मिनिस्ट्री नहीं थी, 90s में भी नहीं थी। लेकिन इसका स्कोप इस टाइम इतना बढ़ चुका है कि हुकूमत ने एक मिनिस्ट्री ऑफ आईटी बना दी है। इतना बड़ा इसका स्कोप है, एक वजीर है आईटी का स्पेशल। तो ये भी हो सकता है कल को एचआर का भी एक वजीर हो, ठीक है। तो इतनी ज्यादा मतलब इस चीज का स्कोप बढ़ गया आईटी का। हुकूमत ने एक यूनिवर्सिटी बना दी है आईटी की, वीयू के नाम से खड़ी कर दी है। हुकूमत ने पेमेंट सिस्टम जो है स्टेट बैंक ने पूरा बना दिया है। हुकूमत पंजाब ने डिफरेंट एप्स बनाई हुई हैं बल्दिया को कंट्रोल करने के लिए, कीमत पंजाब के नाम से, जिसमें डेली बेसिस की जितनी सरकारी निरख होते हैं, कीमतें होती हैं अशिया की, वो आपको मिलती हैं। हुकूमत ने कंप्लेन सुनने के लिए सिटीजन पोर्टल बनाया हुआ है। तो यानी हुकूमती सतह पे जो आईटी है उसका यूजेज यहाँ 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 हो सकता है और हो रहा है, ठीक है। हो सकता है वो आप खुद सोच सकते हैं, और कहाँ कहाँ हो सकता है आपको पता होगा। लेकिन जो हो रहा है वो मैंने आपके सामने पिक्चर में एक्सप्लेन किया, कि इतना ज्यादा इस चीज का स्कोप है, यूजेज है, इस्तेमाल है, एक्सटेंट है, इतने एरिया को ये कवर कर रही है। अब नेशन लेवल पे क्या स्कोप है आईटी का, अब हम सिर्फ ये याद रखिएगा, नेशनल पर्सपेक्टिव में हम बात कर रहे हैं। एक एक मैंने उसमें सेपरेट किया गवर्नमेंट को, अब हम मैंने दूसरा सेपरेट किया नेशन को। नेशन की अगर बात करें तो जैसे बहुत चीजें जो है वो बढ़ी हैं बेहतरी की तरफ, इनोवेट हुई हैं, जिद्दत आई है। जैसे फूड पांडा, तो इसने सर्व किया है यहाँ पे लोगों को के लिए बहुत आसानी कर दिया है। एक प्लेटफॉर्म जो है वो, ये एक प्रोडक्ट नहीं है, एक प्लेटफॉर्म खड़ा कर दिया है इन्होंने, जहाँ पे सारे रेस्टोरेंट ऑन बोर्ड हैं। तो यानी एक नेशन में टेक की तब्दीली आई है। उबर क्रीम का तो आप बेहतर जानते होंगे किस तरह उसने रेवोल्यूशन लाई है पूरे सेक्टर में, जिससे नेशन जो है वो काफी उसे फायदा और ईज मिली है। और पेमेंट सिस्टम का भी आपको बहुत अच्छे तरह से पता है कि किस तरह उसने जिंदगियों को हमारी आसान बनाया है। तो यानी ये एक सब्जेक्ट था, यानी एक ये डिसिप्लिन था, एक स्टडी थी, या एक एक जो है वो इल्म था जिसका नाम था आईटी, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। लेकिन उसका असर कहाँ तक हुआ है कि उसने कौमी सतह पे लोगों की जिंदगियां तब्दील की हैं, और हुकूमती सतह पे इतना मजबूर कर दिया हुकूमत को कि वो एक मिनिस्ट्री उसे बनानी पड़ी इस चीज पे। और हुकूमत ने कई चीजें भी यहाँ पे एक यूनिवर्सिटी खड़ी कर दी और बाकी चीजें भी बना दी। तो यानी कुछ चीजें, कुछ इल्म, कुछ अलूम इतने वुसत वाले हैं, उनका उनका जो डोमेन है, उनकी जो वुसत है इतनी ज्यादा है कि उसे मजबूरन अडॉप्ट करना पड़ता है। जैसे आईटी की अगर बात करें, ठीक है। अच्छा, अब हमने ये बात की नेशनल लेवल पे, ठीक है। अब हम बात करते हैं इसकी ऑर्गेनाइजेशन लेवल पे। आपको पता है ऑर्गेनाइजेशन में
कोई भी ऑर्गेनाइजेशन है, चाहे वो एक हॉस्पिटल है, एक हॉस्पिटल भी ऑर्गेनाइजेशन है, चाहे वो एक पोस्ट ऑफिस है, चाहे वो एक टीसीएस का दफ्तर है, ठीक है, चाहे वो एक जो है वो कोई जो है बैंक है, ठीक है, चाहे वो कोई एक मिल है, का ऑफिस है, मिल है कोई, ठीक है, इस तरह कोई भी ऑर्गेनाइजेशन है किसी भी चीज की, तो वहां पे पूरा सपोर्ट कर रही है। इतना है आईटी का स्कोप, इसे बाद में देखते हैं। और आगे जैसे इंडिविजुअल लाइफ में आपको पता ही है कि आप ये लेक्चर सुन रहे हैं मोबाइल से, आपके पास कितना आपको आईटी सपोर्ट कर रही है, तो ये उसका स्कोप देखें कितना ज्यादा है। तो जरा हम क्योंकि ऑर्गेनाइजेशन लेवल को देखना चाहते हैं, तो उसमें हम देख लेते हैं कि अगर ऑर्गेनाइजेशन में अगर अकाउंट्स मेंटेन किए जाएंगे तो वो भी कंप्यूटर की मदद से किए जाएंगे। कम्युनिकेशन पुराने जमानों में खत और किताबत पे होती थी, फैक्सों पे होती थी, वो इतना ज्यादा स्कोप इस चीज का था, इसने बदल दिया। बायोमेट्रिक जो है वो अटेंडेंस सिस्टम ले आए, पूरा एनालिसिस हम कर सकते हैं कंप्यूटर्स की मदद से, कितनी प्रोडक्शन हो रही है, कितना रेवेन्यू प्रॉफिट है। और खास तौर पे अगर एचआरएम के नजरिए से देखें, ऑर्गेनाइजेशन में जब कोई बंदा किसी बंदे को ट्रेनिंग दी जाएगी तो वहाँ भी आईटी हमें सपोर्ट करेगी। किसी का रिक्रूटमेंट करनी है, टेस्ट लेना है, तो वहाँ भी आईटी सपोर्ट करेगी। किसकी सिलेक्शन करनी है, वहाँ भी आईटी सपोर्ट करेगी। किसी को कहना है कि जॉब के लिए अप्लाई करें, तो वो भी ऑनलाइन एप्लीकेशन जो है वो भरेगा, जैसे आपने भरी। ठीक है, तो इस तरह ऑर्गेनाइजेशन में आईटी का कितना ज्यादा हर जगह में स्कोप है। अब रिक्रूटमेंट में क्या काम आईटी का, लेकिन वहाँ स्कोप है। सिलेक्शन में उसका स्कोप है। ठीक है, एड देने में, एप्लीकेशन फिल करने में, फॉर्म बनाने में, हर जगह उसका स्कोप है। ठीक है, अब इस तरह फाइनेंशियल मैनेजमेंट की अगर बात करें, तो अब यहाँ पे नेशनल लेवल पे कह लें या गवर्नमेंट लेवल पे अगर बात कर लें, तो फाइनेंशियल मैनेजमेंट का जो सब्जेक्ट है इसका भी काफी स्कोप है। मींस के हुकूमत ने एक पूरा इदारा बनाया हुआ है, अकाउंटेंट जनरल ऑफ पाकिस्तान रेवन्यूज, जो महसूलात का, आमदनियों का हिसाब रखता है। दूसरा, ऑडिटर जनरल ऑफ पाकिस्तान का एक पूरा डिपार्टमेंट हुकूमत ने खड़ा किया हुआ है। एक कानून बना दिया है फाइनेंशियल मैनेजमेंट का। तो यानी इस सब्जेक्ट का जो है वो इतना ज्यादा स्कोप है, इसकी वुसअत इतनी ज्यादा है कि हुकूमत ने इस पे स्ट्रक्चर्स खड़े किए हुए हैं। ठीक है, अब किसी ऑर्गेनाइजेशन की अगर बात करें, तो ऑर्गेनाइजेशन लेवल में कोई फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनती हैं तो वो इस सब्जेक्ट की मदद से बनती हैं, इसी इलम की बुनियाद पर। बजट बनाया जाता है तो इसकी बुनियाद पर। ठीक है, टैक्स की कैलकुलेशन की जाती है, या कितनी पूरे महीने आमदनी हुई किसी भी कंपनी को, ऑर्गेनाइजेशन को, तो फाइनेंशियल मैनेजमेंट हमारी मदद करता है। और अब थोड़ा सा इंडिविजुअल लेवल पे अगर इस नजरिए से देखें, एक इंसानी प्रिस्पेक्टिव में, कि हमारी इंडिविजुअली क्या मदद कर रहा है फाइनेंशियल मैनेजमेंट, तो हम अपनी एक्सपेंसेस की, अपने हिसाब किताब की बजटिंग कर सकते हैं, कैलकुलेशन कर सकते हैं। इनकम कितनी हुई, खर्चे कितने हुए, सेविंग कितनी हुई, बचत कितनी हुई, पैसे कितने पड़े हैं बैंक में, डिपॉजिट हैं, तो कितने हमें जो है वो टारगेट्स होना चाहिए, कितनी सेविंग करनी चाहिए हमें, ईटीसी। तो इस तरह इंडिविजुअली वो इलम भी फायदा दे रहा है। तो इस तरह हुकूमत को भी ये फाइनेंशियल मैनेजमेंट का सब्जेक्ट फायदा दे रहा है, तो ऑर्गेनाइजेशन को भी दे रहा है। तो यानी हम ये कह सकते हैं कि फाइनेंशियल मैनेजमेंट जो है उसका स्कोप गवर्नमेंट लेवल पे भी है, नेशनल लेवल पे भी है, ऑर्गेनाइजेशनल लेवल पे भी है, और इंडिविजुअल लेवल पे भी है। ठीक है, अब आप यहाँ पे उसका यूजेज या स्कोप लिख सकते हैं अगर लिखना चाहें तो। अब आ जाते हैं फाइनली इन एग्जांपल्स के बाद एचआर की, इंसानी ह्यूमन रिसोर्सेज की, या इंसानी वसाइल जिसे कहते हैं। तो थोड़ा सा यहाँ पे मैं कहना चाहूंगा कि जितनी भी चीजें हैं वो डिपेंड करती हैं ह्यूमन रिसोर्सेज पे। जितने अच्छे ह्यूमन रिसोर्सेज हो, चाहे हुकूमत है वो भी ह्यूमन रिसोर्सेज पे डिपेंड करती है, चाहे ऑर्गेनाइजेशन है तो उसे भी तो इंसान चला रहे हैं, चाहे कोई फैक्ट्री है वो भी ह्यूमन रिसोर्सेज पे डिपेंड करती है। कोई मुल्क है पूरे का पूरा, कोई जो है आर्मी है वो भी ह्यूमन रिसोर्सेज पे डिपेंड करती है। तो कोई अदलिया है उसका पूरा सिस्टम ह्यूमन रिसोर्स पे, हर चीज मुल्क में हर चीज इंसान चला रहे हैं, तो इंसान जो है वो हर चीज जो है वो इंसानों पे डिपेंड कर रही है। वो अगर वो वही चीज अच्छे इंसान चलाएं, कॉम्पिटेंट इंसान चलाएं, वो ऑर्गेनाइजेशन, वो मुल्क, वो इदारा बहुत ऊपर चला जाएगा। अगर वही चीज जो है बुरे इंसान चलाएं, तो वो मुल्क, वो इदारा, वो ऑर्गेनाइजेशन तबाह हो जाएंगे, पीछे चले जाएंगे बहुत। तो यहाँ पे हम क्या, जितनी ह्यूमन रिसोर्सेज आर मोर इम्पोर्टेंट देन फाइनेंशियल एंड टेक्नोलॉजिकल रिसोर्सेज, ये फाइनेंशियल और टेक्नोलॉजिकल रिसोर्सेज से भी ज्यादा अहम है ह्यूमन रिसोर्सेज। और आज देखें पाकिस्तान के पास टेक्नोलॉजी भी है, पैसे भी हैं, ठीक है, टैक्सेस से आते हैं बाकी जगहों से, लेकिन हमारे पास अच्छे
रिसोर्सेज नहीं है जो मुल्क को चला सके, ह्यूमन रिसोर्सेज नहीं है अच्छे जो मुल्क को चला सके, हमारी ऑर्गेनाइजेशन को चला सके, हमारी यूनिवर्सिटी से लेकर तमाम रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन का हाल आपके सामने है, हमारे हुकूमती इदारों का हाल आपके सामने है, हमारी हर जो ऑर्गेनाइजेशन है हुकूमती या पब्लिक जो ऑन करती है उसका हाल आपके सामने है। क्या उनके पास बिल्डिंग्स नहीं है, क्या उनके पास स्ट्रक्चर्स नहीं है, क्या उनके पास फंड्स नहीं है, क्या उनके पास चीजें नहीं है जिसकी मदद से वो आगे बढ़ सकते हैं? उनके पास हर चीज है, लेकिन एक चीज की कमी है कि ह्यूमन रिसोर्सेज हमारे पास अच्छे नहीं है, इसलिए वो ऑर्गेनाइजेशन जो है वो धड़ाम से नीचे गिर रही हैं और कुछ पीछे जा रही हैं बहुत सारी। तो यानी जितने अगर ऑर्डिनरी ह्यूमन रिसोर्सेज होंगे, आम सादा आम इंसानी वसाइल होंगे, तो हमारी जो ऑर्गेनाइजेशन है फिर वो आम ही बनेगी, ऑर्डिनरी ही बनेगी, आम ही बनेगी। ठीक है, अगर हमारे पास अच्छे ह्यूमन रिसोर्सेज होंगे तो हमारी जो ऑर्गेनाइजेशन है तो वो बहुत अच्छी बनेगी। ठीक है, और हमारे पास बेहतरीन अगर ह्यूमन रिसोर्सेज होंगे तो हमारी ऑर्गेनाइजेशन बहुत बेहतरीन बन जाएगी, बहुत जबरदस्त बन जाएगी। ठीक है, और हमें इसलिए पाकिस्तान में बेहतरीन जो है वो ह्यूमन रिसोर्सेज की जरूरत है हर हुकूमती सेक्टर में। ठीक है, और प्राइवेट सेक्टर में भी खास तौर पर अच्छे हमें ह्यूमन रिसोर्सेज चाहिए ताकि जो प्राइवेट और पब्लिक ऑर्गेनाइजेशंस जो है वो मिल के आगे मुल्क को बढ़ा सके। और अगर हमारे पास ग्रेट ह्यूमन रिसोर्सेज होंगे तो वो ऑर्गेनाइजेशन ग्रेट और सक्सेसफुल बन जाएगी। फिलहाल हमारे पास कोई ऐसे ग्रेट ह्यूमन रिसोर्सेज नहीं है, ये सदियों बाद ही पैदा होते हैं, जैसे कायद-ए-आज़म इलामा इकबाल, वो तो बहुत बड़े लीडर थे, लेकिन खास तौर पे जैसे अब की जो ऑर्गेनाइजेशंस हैं, खास तौर पे जैसे दुनिया भर की बिल गेट्स हैं, जैसे स्टीव जॉब्स हैं, तो इस तरह काफी सारे जो लोग हैं जिन्होंने बड़ी अमेज़न के जो फाउंडर हैं, ठीक है, जेफ बेजोस, तो इस तरह काफी सारे जो लोग इलोन मस्क हो गए, तो इस तरह के जो लोग हैं जिन्होंने बड़ी बड़ी ऑर्गेनाइजेशंस खड़ी कर दी कि उन ऑर्गेनाइजेशंस का, उन कंपनीज का जो रेवेन्यू इतना ज्यादा है कि पाकिस्तान का बजट इतना ज्यादा नहीं है। ठीक है, जैसे गूगल के फाउंडर हैं, फेसबुक के फाउंडर हैं, तो इन इन ऑर्गेनाइजेशन का पाकिस्तान के बजट से ज्यादा इनका रेवेन्यू है। ठीक, तो इस तरह से ये अगर ग्रेट ह्यूमन रिसोर्सेज हमारे पास होते हैं, हमारी पाकिस्तान की एक भी ऐसी आईटी की ऑर्गेनाइजेशन, एक भी जो है वो बॉडी कंपनी खड़ी होती तो हमारा मुल्क भी कहीं आगे होता। लेकिन टेक में जितनी भी चीजें, कोई हमारे पास कोई भी ऐसा ग्रेट ह्यूमन इंटेलेक्चुअल नहीं है इस टाइम, अगर है भी तो वो बाहर जाके काम करता है। तो यही वजह है कि हमारे पास ग्रेट ह्यूमन रिसोर्सेज नहीं है, अगर हो तो ऑर्गेनाइजेशंस को वो ग्रेट बना दें, बड़ा बना दें, और ये 10-10 साल ही लगे हैं इन ऑर्गेनाइजेशन को बनने में। ठीक है, कोई ज्यादा लंबा सदियां नहीं लगी, 10-15 साल की बात है कि गूगल, बाकी सारी फेसबुक और बाकी तमाम जो ऑर्गेनाइजेशन है कहाँ से कहाँ पहुंच गई। ठीक है, सिर्फ उनके पास क्या था, सिर्फ उनके पास जो है वो ग्रेट ह्यूमन रिसोर्सेज थे। तो हम आगे बात करने वाले हैं स्कोप ऑफ एचआरएम की। एचआरएम का दायरा कार वसी और दूरस्थ है, लिहाजा इसकी जामिया वजाहत करना बहुत मुश्किल है। ताहम मदरजा झेल उन्वानात टॉपिक्स के तहत हम इसकी दर्जाबंदी कर सकते हैं। जो एचआरएम का स्कोप है ना, जैसे मैंने पीछे एग्जांपल्स दी, तो एचआरएम का स्कोप बहुत वाइड है। जैसे आईटी का बहुत वाइड है ना, और जैसे मैंने फाइनेंशियल मैनेजमेंट का बताया बहुत वाइड है, तो इस तरह एचआरएम जो है वो कोई आम सब्जेक्ट नहीं है, ये लोगों से रिलेट करता है, और हर जगह हर ऑर्गेनाइजेशन को लोग ही चला रहे हैं। अभी वो वक्त नहीं आया जब मुकम्मल कंप्यूटर चलाएंगे या फिर जो है वो एलियंस आके चलाएंगे, फिलहाल इंसान ही चला रहे हैं पूरी दुनिया में। तो इसलिए जब तक इंसान चला रहे हैं तब तक एचआर का स्कोप हर उस जगह पे है जहाँ पे इंसान मौजूद है। उस जगह की मैनेजमेंट को बेहतर किया जाए, ये एचआर हमें बताती है, सिखाती है। तो जैसे मैंने आपको बताया कि तो इसका जो स्कोप है बहुत ज्यादा वाइड है, और बहुत ही ज्यादा वसी है। जहां तक इंसान फैले हुए हैं उनकी मैनेजमेंट हम बेहतर तरीके से कर सकते हैं, तो ये हमें एचआर बताती है। तो वहां पे एचआर एप्लीकेबल है। यहाँ पे मैं कोटेशन शेयर करना चाहूंगा आपसे, जो हेनरी फोर्ड हैं, जिन्होंने जो है वो मॉडर्न बिजनेस का तमाम जो नॉलेज है इन्होंने दिया, और खास तौर पे इन्हें जो है वो बिजनेस डिसिप्लिन्स में फाउंडर ऑफ द बिजनेस भी कहा जाता है।
फोर्ड कंपनी के ये मालिक है हेनरी फोर्ड, तो इन्हें फाउंडर ऑफ द बिजनेस भी कहा जाता है। तो इन्होंने पूरी जो बिजनेस वर्ल्ड है, पूरी जो टर्मिनोलॉजीज हैं, जो बिजनेस के कॉन्सेप्ट्स थे वो बदल दिए, और एचआर भी वहीं से जो है वो इवॉल्व होना चाहिए। इन्हें फाउंडर ऑफ बिजनेस जो है वो माना जाता है पूरी दुनिया में। जैसे इनकी मैं एक एग्जांपल दूं तो ये कहते हैं कि आप जो है वो सैलरीज नहीं देते अपने जो है वो ऑर्गेनाइजेशन में एम्प्लॉइज को, बल्कि सैलरीज जो है वो कस्टमर देता है। ठीक है, आप यानी जो जैसे हम सोचते हैं पाकिस्तान में कि मालिक सैलरी देता है, मालिक पैसे देता है, तो मालिक पैसे नहीं देता, बल्कि सैलरीज जो है वो कस्टमर देता है। कस्टमर वो चीज आपकी बाय करता है, प्रोडक्ट, तो उससे जो पैसे आते हैं, रेवेन्यू आता है, तो उसी से पैसे जो है वो सैलरी की मद में दिए जाते हैं ना एम्प्लॉइज को, ना कि जो है वो ना कि जो है वो मालिक अपनी पर्सनल जो है वो सेविंग से दे रहा होता है सैलरीज। ठीक है, तो इस तरह इनका ये कोटेशन है कि यू कैन टेक माई फैक्ट्रीज, बर्न माई बिल्डिंग्स, बट गिव मी माई पीपल एंड आई विल बिल्ड द बिजनेस राइट बैक अगेन। ये कहते हैं कि आप मेरी फैक्ट्रीज ले लें, जला दें मेरी तमाम बिल्डिंग्स को, लेकिन मुझे मेरे लोग दे दें वापस, तो मैं सब चीजों को दोबारा वापस खड़ा कर दूंगा। ये फाउंडर ऑफ द बिजनेस है, और जदीद जितना भी बिजनेस है फोर्ड कंपनी की, इन्होंने फाउंडेशन की पूरी दुनिया में जो है जो रेवोल्यूशन लेके आए 1920s में, इस टाइम में 1020s में, तो ये इंसान लेके आए। तो इन्होंने ऐसे नए कॉन्सेप्ट दिए, वहीं से एचआर, वहीं से टेक्नोलॉजी, वहीं से बहुत सारी चीजें जो है वो दोबारा से इवॉल्व हुई, बदलाव आया दुनिया दुनिया के माइंडसेट में, वरना बॉसेस की तरह ट्रीट किया जाता है। तो ये कहना ये चाह रहे हैं कि मैं सब चीजें दोबारा खड़ी कर लूंगा, लेकिन सिर्फ मुझे मेरे लोग वापस दे दें। तो यानी यहाँ से हमें पता चलता है, एक फाउंडर ऑफ बिजनेस ये कह रहा है कि हर चीज डिपेंड करती है इंसानों पे। ठीक है, पेपर में भी आप इसका जरूर हवाला दीजिएगा कि हर चीज इंसानों पे डिपेंड करती है। अगर इंसान अच्छे हों तो एक तबाह हाल मुल्क को, तबाह हाल ऑर्गेनाइजेशन को भी दोबारा खड़ा कर सकते हैं, और अगर इंसान बुरे हों, जो काम करने वाले इंसान है, तो वो एक खुशहाल मुल्क को भी तबाहाल कर सकते हैं, एक खुशहाल ऑर्गेनाइजेशन का भी भट्टा बिठा सकते हैं, जैसे नोकिया का बैठा, बाकियों का बैठा, अब सैमसंग का बैठने जा रहा है। तो ये है, डिपेंड करता है टीम के ऊपर, लोगों के ऊपर, ह्यूमन रिसोर्सेज के ऊपर। तो अभी हम देखते हैं कि ह्यूमन रिसोर्सेज को हम कुछ देखेंगे नेशनल पर्सपेक्टिव में, और कुछ हम देखेंगे ऑर्गेनाइजेशनल पर्सपेक्टिव में। जैसे आईटी को तो देखा ना हमने, नेशनल पर्सपेक्टिव, ऑर्गेनाइजेशनल पर्सपेक्टिव, फिर इंडिविजुअल पर्सपेक्टिव। तो इंडिविजुअली आप खुद देख लीजिएगा इससे, तो पेपर में अगर आ जाता है स्कोप वाला क्वेश्चन, तो आपने वहां ये जरूर लिखना है कि नेशनल पर्सपेक्टिव में इसका क्या स्कोप है, और ऑर्गेनाइजेशनल पर्सपेक्टिव में इसका क्या स्कोप है। थोड़ा सा यूनिक होगा आपका कंटेंट, तो वो अप्रिशिएटेबल होगा एग्जामिनर की तरफ से। तो नेशनल पर्सपेक्टिव में अगर हम बात करें, तो एचआर जो है उसे गवर्नमेंट एंड पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में भी इस्तेमाल किया जा सकता है। हुकूमती सतह में जो है वो उसका इस्तेमाल होना चाहिए और किया जा सकता है, और बेतहाशा जरूरत भी है। अगर गुड एंड कम्पिटेंट पॉलिटिशियंस होंगे तो गवर्नेंस बहुत ही अच्छी तरह से होगी, बहुत बेहतरीन होगी गवर्नेंस। ठीक है, या लेकिन अगर हुकूमती जो पॉलिटिशियंस हैं वो अच्छे लोग सिलेक्ट होंगे, तो बहुत ही अच्छे तरीके से वो मुल्क की भागदौड़ संभालेंगे। और आई होप सो, अब यहाँ पे आपकी आंखों में, माइंड में हो रहा होगा कि वहां पे हमारे पास सब चीजें हैं, लेकिन हमारे पास एचआर वहां पे इम्प्लीमेंटेड नहीं है। अगर होती तो बहुत अच्छी गवर्नेंस होती। लेकिन यहाँ पे एक इशू है कि पाकिस्तान में इलेक्शन है, इलेक्ट किया जाता है, चुना जाता है। ठीक है, सिलेक्शन नहीं है। तो मतलब हुकूमत में वो कहते हैं कि इलेक्ट किया जाए। ठीक है, अगर इलेक्ट भी किया जाए तो इलेक्ट भी उन लोगों में से किया, जैसे इकोनॉमी का वजीर है, तो इकोनॉमिस्ट जितने भी हैं बेहतरीन पाकिस्तान के, उनमें से इलेक्शन होना चाहिए ना, उन्हीं में से चुना जाना चाहिए। अब ऐसा तो नहीं है कि आप एक इंसान जिसने 10 जमातें पढ़ी हैं और वो इकोनॉमी का वजीर बना हुआ है। ठीक है, तो इस तरह कंपटीशन भी उन लोगों, किसी ने जो है वो हॉस्पिटल का हेड बनना है, तो कंपटीशन जो है वो डॉक्टर्स का होगा ना आपस में, ना कि जो है वो किसी भी बंदे को कहा जाए कि सारे खड़े हो जाएं, आप में से चुन लिया जाता है। तो इस तरह तो फिर बाकी सारी चीजें भी कर लें, डॉक्टर्स को भी ऐसे भर्ती कर लें, वाइस चांसलर भी ऐसे लगा दें, और बाकी सारी चीजें। लेकिन हर जगह यूनिवर्सिटी में एक वीसी को रखना हो, कोई भी ऑर्गेनाइजेशन है, एक इंस्पेक्टर ने बनना हो एफबीआर में, तो उसके लिए इतने सारे क्राइटेरिया हैं। लेकिन जब एक वजीर ने सिलेक्ट होना हो, तो उसके लिए कुछ भी क्राइटेरिया नहीं है। तो क्योंकि यहाँ पे सिलेक्शन क्राइटेरिया की सारी चीजों की कमी है, जो एचआर हमें बताती है, क्योंकि वो वहाँ पे इम्प्लीमेंटेड नहीं है, उसका होना चाहिए। चाइना में वो
इम्प्लीमेंटेड है वहां पे कोई इलेक्शन नहीं होता, बल्कि बेहतरीन जो इंसान होता है उसे जो है वो आगे ले आया जाता है उसकी खूबियों को देख के, और एक ही पार्टी हुकूमत बना रही है, तो इसलिए वहाँ का सिस्टम बेहतरीन तरीके से चल रहा है। ठीक है। जैसे पाकिस्तान बना था, तो यहाँ पे बगैर बहस के कि आप यहाँ पे क्वेंट्स शुरू कर दें, पाकिस्तान बना था तो मुस्लिम लीग एक बेहतरीन जमात थी, वही पाकिस्तान की परमानेंट भागदौड़ संभालती, इतना चक्कर ही ना होता कि इतनी जमातें आ गई, तो वही मुल्क को चलाती। तो और दूसरा यहाँ पे बात है कि चले अब भी जो हो गया, अब भी एचआर के अगर कॉन्सेप्ट्स को इम्प्लीमेंट कर दिया जाए, बेहतरी कम से कम क्वालिफिकेशन पीएचडी हो, उस एरिया का जो इंसान हो उसे ही चुना जाए, तो बेहतरीन वो परफॉर्मेंस दे सकता है। जो अच्छे लोग हैं वो रुल रहे हैं यूनिवर्सिटीज में जगह जगह पे, और जो अजीबोगरीब लोग हैं वो सारे जो है वो गवर्नेंस कर रहे हैं मुल्क के लोगों पे। ठीक है। तो यहाँ यहाँ पे एचआरएम की बेतहाशा जरूरत है, तो गवर्नमेंट सेक्टर में। एंड लास्ट इसकी एग्जांपल देके आगे बढ़ूंगा यहाँ से। इसकी एग्जांपल ऐसे ही है, अगर ये काम आप नहीं करते, जब एक जहाज उड़ाना पड़ता है, एक एयरपोर्ट पे जहाज खड़ा है, तैयार खड़ा है बिल्कुल, ठीक है, और वहां पे सब जैसे ही अब उस नीचे जहाज की 250 सवारियां सीढ़ियों पे खड़ी हैं, तो अब एक इंसान आता है रेफरी, और वहां आके कहता है कि ऐसे कर क्योंकि 250 लोगों ने जहाज में बैठना है, तो कोई इनमें से एक पायलट भी होगा जो जहाज को चलाएगा। ठीक है। तो अब ऐसे कर लेते हैं, हम यहाँ पे इलेक्शन करवा लेते हैं, ठीक है, चुन लेते हैं कौन जहाज चलाएगा। तो अब 250 लोगों में से कौन खड़ा होना चाहता है इलेक्शन के लिए, तो 3 लोग उनमें से कोई भी खड़े हो जाते हैं, जी हम जो है वो, या 5 लोग के हम खड़े होते हैं। अब सवारियों को ये कहा जाएगा कि ठीक है, आप जो है वो यहाँ पे वोटिंग कर लें, आप किसको चुनना चाहेंगे। तो कोई किसी भी 2 इंसानों को अगर चुना जाएगा, चाहे वो जैसे भी हो, ठीक है, लेकिन अगर वो जहाज चलाएंगे, तो आपको पता है कि वो जहाज का क्या हाल होगा। वो बहुत अच्छे से उड़ेगा कि वो आसमानों को पार कर जाएगा, या वो फिर जमीन पे आके धड़ाम से गिरेगा। तो वहां भी आपको फिर इलेक्शन करवा लेना चाहिए। इसी तरह ट्रेन चलानी चाहिए, तो वहां भी इलेक्शन करवाना चाहिए। एक बस के लिए भी यही काम करना चाहिए। तो इन सब के लिए क्राइटेरियाज हैं, स्टैंडर्ड्स हैं, चेक्स हैं, नॉलेज है, डिग्रीज हैं, क्वालिफिकेशंस हैं, रेगुलेशंस हैं, लॉज हैं। लेकिन जब एक एक सबसे बड़े मनसब पे जिसने पाकिस्तान को गवर्न करना है, उसके लिए कोई क्राइटेरिया, सिलेक्शन मेथड, लॉ, टेस्टिंग कुछ भी नहीं है, तो फिर यही हाल होना है जो जहाज का मैंने आपको बताया। या तो बाकी चीजों पे भी खत्म करें, या यहाँ पे भी एचआरएम लेके आए। तो नेशनल पर्सपेक्टिव में इस टाइम ये इसी चीज की कमी है। बाकी पाकिस्तान के पास अल्हम्दुलिल्लाह हर चीज है, सिर्फ इसी चीज की कमी है कि हमारे पास एचआर वहाँ पे एप्लीकेबल नहीं है। और ठीक है, हमने छोड़ दिया हुकूमत को। अब आ जाते हैं सिविल सर्विसेज में। 1857 में बनी थी, और इंग्लैंड में एग्जाम होता था, फिर बाद में हिंदुस्तान में स्टार्ट हुआ, और 1925 में फेडरल पब्लिक सर्विस कमीशन बना। पहले बरतानिया का इदारा यहीं पे एग्जाम लिया करता था हिंदुस्तान में। ठीक है, पहले वो वहाँ कंडक्ट करवाता था, लोग वहां जाते थे 1857 में जब बना। फिर बाद में वो हिंदुस्तान वहीं से एग्जाम होते थे हिंदुस्तान में। फिर बाद में हिंदुस्तान में ऑफिशियली फेडरल पब्लिक सर्विस कमीशन बन गया इसी नाम से। तो फिर इसने काम करना शुरू कर दिया, लेकिन उसका क्राइटेरिया भी वही है जो उनका आज तक था, कि उससे उसने भी अब इंस्पेक्टर ने जो है वो इतनी मेहनत करके पूरी इकोनॉमी के समझ लेना है, उसने जो है वो एचआर को समझ लेना है, हर फाइनेंशियल मैनेजमेंट को पढ़ना है, उसने फिजिकल पॉलिसी को पढ़ना है। लेकिन जो उसका ऑफिसर होगा, जो आपका फ्यूचर का ऑफिसर होगा, आप ही के साथ के बैच का जो पॉइंट होगा, लेकिन वो उसने ये सब्जेक्ट नहीं पढ़े होंगे। उसने शायद ही शायद नादर एक सब्जेक्ट इनमें से पढ़ा होगा, लेकिन ये जरूर है कि उसने इंग्लिश पढ़ी होगी, उसने सोशियोलॉजी पढ़ी होगी, पंजाबी पढ़ी होगी। उसने इस 200 नंबर के अलावा जो 1000 नंबर के दूसरे सब्जेक्ट हैं वो बेतहाशा पढ़े होंगे, जिनका दूर दूर से एफबीआर के किसी भी सिस्टम से, स्ट्रक्चर से कोई लेना देना नहीं है। और फिर जब वो आएंगे, वो उनके जहन में एक ही चीज होगी कि हम ऑफिसर हैं, हालांकि हैं वो सिविल सर्वेंट्स। मतलब कि सिविल सर्वेंट, सिविल का मतलब है अवाम, शहरी, सर्विसेज उनके खिदमतगार, मतलब दूसरे लफ्जों में अवाम के खादिम, या अवाम के नौकर, या अवाम के मुलाजिम। ठीक है, लेकिन वो ऐसे चीजें करेंगे कि जैसे वो अवाम के हुक्मरान ना हो गए, अवाम के बादशाह हो गए। पहले तो अपने आप लफ्ज पे गौर करें ना, कि आप सिविल सर्वेंट हैं, अवाम के मुलाजिम हैं, आप सर्विसेज दे रहे हैं, खिदमतगार हैं। अवाम आपकी बादशाह है। पाकिस्तान में बादशाह तो नहीं है, यहाँ पे जो है वो अवाम जो है वो हुक्मरान है, अवाम के नुमाइंदे जो है वो मुंतखब किए जाते हैं, जो हुकूमत करते हैं। तो इस तरह जो सिविल सर्विसेज आ जाते हैं, जो जो होते हैं अवाम के खादिम है, उल्टा यहाँ पे बादशाह बने बैठे हैं।
क्योंकि उनका जो क्राइटेरिया है उसमें कोई ऐसी चीज ही नहीं है। जैसे एफबीआर में है तो उसके लिए जितने भी सीए वाले लोग हैं, एम कॉम वाले लोग हैं, एमबीए वाले लोग हैं, एसीसीए वाले, ये जितनी सारी रेलिवेंट क्वालिफिकेशन है, इनका कंपटीशन होना चाहिए, जो मर्जी बन के आ जाए, कोई मसला नहीं है। लेकिन एक इंसान ने जो 1000 नंबर दूसरे सब्जेक्ट के पढ़े, उसका कोई ताल्लुक ही नहीं है, तो उसने आगे यही चीज करनी है ना, बादशाहती करनी है। तो यहाँ भी अगर एचआरएम होती तो वो एक प्रॉपर फिट जो है वो क्राइटेरिया सिलेक्ट करती है। अगर डॉक्टर ने आना है तो उसके लिए तो क्राइटेरिया है। अगर इसने यहाँ पे आना है, एफबीआर के एसी ने आना है, तो उसका क्राइटेरिया सही सेट होता। किसी भी फील्ड में प्रॉपर क्राइटेरिया बैठ के डिसाइड होता है, वो एचआर ही कर सकती थी। तो एचआर की बेतहाशा कमी है। पहले तो एफपीएससी में खुद एचआर एप्लीकेबल होने की जरूरत है, फिर वहां पहले एप्लीकेबल हो तो बाद में फिर जो है वो उस तरीके से वो चीजें ये कर पाए। तो यानी कि एचआर की कहाँ पे नीड्स है, गवर्नमेंट में नीड है। एचआर की कहाँ पे नीड्स है, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में, सिविल सर्विसेज में इसकी जरूरत है। ठीक है, अब तीसरा आ जाते हैं जो पब्लिक सेक्टर इंटरप्राइजेज हैं, वो हुकूमती इदारे जिन्हें हुकूमत ओन करती है, या जिन्हें स्टेट यानी पाकिस्तान के वो इदारे हैं, जैसे पीआईए है, वावडा है, सुई गैस है। ठीक है, इस तरह बेतहाशान गिनत इदारे हैं, स्टील मिल थी हमारे पास। तो ये भी ज्यादातर जितने हैं खसारे में जा रहे हैं। ठीक है, खसारे में क्यों जा रहे हैं, इसी वजह से कि वहां पे एचआरएम नहीं है। अगर एचआरएम हो तो प्रॉपर परफॉर्मेंस मैनेजमेंट सिस्टम हो, फुल एचआर नहीं है, परफॉर्मेंस मैनेजमेंट सिस्टम हो, वहां पे प्रॉपर जो है वो कंपनसेशन क्राइटेरिया हो, चेक एंड बैलेंस हो, टारगेट्स हो, ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग हो, इतनी सारी चीजें हो। लेकिन वो जब एचआर है ही नहीं पब्लिक सेक्टर इंटरप्राइजेज में, तो फिर जो है उनका हाल बुरा ही होना है, वो बेहतरी की तरफ कैसे जा सकते हैं। जबकि इसके मुकाबले में अगर बाहरले मुल्कों के देखें तो वहां पे बहुत बेहतर स्ट्रक्चर्स हैं। तो ये है सारी सूरत हाल। तो एचआर की नेशनल पर्सपेक्टिव में अगर बात करें तो तीन एरियाज हैं। गवर्नमेंट में उसकी नीड है, गवर्नेंस में उसकी नीड है, यानी सिविल सर्विसेज में उसकी नीड है। पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेस जितने भी हैं, उन्हें खसारे से बेहतरी की तरफ निकालने का एक ही तरीका है कि एचआर को वहां पे फुली एप्लीकेबल किया जाए, और एचआर जो डिसीजन ले लोगों को भर्ती करे वैसे ही किया जाए। अब आ जाते हैं ऑर्गेनाइजेशनल पर्सपेक्टिव में, जो हमारे सिलेबस का हिस्सा है, या जो हम चीजें पढ़ रहे हैं बार बार, ऑर्गेनाइजेशन ऑर्गेनाइजेशन ऑर्गेनाइजेशन। तो ये नेशनल पर्सपेक्टिव एक एडिशनल था, पेपर में लिखिएगा जरूर, थोड़ा सा इम्पैक्टफुल होगा। तो ऑर्गेनाइजेशनल पर्सपेक्टिव में अगर आए तो कुछ ऐसी ऑर्गेनाइजेशंस भी हैं जहाँ पे एचआरएम का सिस्टम नहीं है, मतलब एचआरएम वहां पे लागू नहीं है, या एचआरएम का वहां पे डिपार्टमेंट नहीं है। ठीक है, यानी जो एचआरएम के अपने सिस्टम्स पढ़े, जैसे हमने पढ़े हैं सिस्टम्स, वैसे वो सिस्टम्स वहां पे इन्फोर्स्ड नहीं है। ठीक है, वहां पे एचआरएम का कोई सिस्टम नहीं है, कोई एचआर मैनेजर नहीं है, कोई एचआर का डिपार्टमेंट वहां पे मौजूद नहीं है। तो वो कौन सी ऑर्गेनाइजेशन है, वो ट्रेडिशनल ऑर्गेनाइजेशन है, रिवायती ऑर्गेनाइजेशन है, जैसे कि कोई फैक्ट्री होगी, कोई मिल होगी, कोई आम सोच लें कोई भी। तो वहां पे जब एचआर नहीं है तो वहां पे क्या होगा, एक जो है वो बॉस होगा बड़े पेट वाला, बैठा होगा हुक्मरान बन के, बादशाह बन के। ठीक है, अब वो जो बॉस होगा, अब यहाँ पे जरा सोचें अपने माइंड में कि अगर एचआरएम नहीं है यहाँ पे, तो क्या जो बॉस की जो फैक्ट्री है, जो सेठ साहब की जो मिल है, फैक्ट्री कह लें, तो क्या वहां पे भर्ती नहीं होगी, बंदों को नहीं भर्ती किया जाएगा, इम्प्लाइज को हायर नहीं किया जाएगा? सोचे जरा, बिल्कुल किया जाएगा। ठीक है, क्या इम्प्लाइज को उजरत नहीं दी जाएगी? बिल्कुल दी जाएगी, सेठ साहब देंगे। ठीक है, क्या इम्प्लाइज को रिवार्ड नहीं दिया जाएगा? दिया जाएगा, क्योंकि सेठ साहब जब खुश होंगे, ईद पे खुश होंगे, या उनका बिजनेस तरक्की कर गया, तो सेठ साहब का दिल किया तो रिवार्ड दे दिया, उनकी मन की बेस पे वो रिवार्ड दे दिया जाएगा। ठीक है, तो इस तरह बाकी चीजें हैं, जब कोई नया बंदा आएगा, कोई उसने मशीन ऑपरेट करनी है, क्या उसे ट्रेनिंग नहीं दी जाएगी? बिल्कुल दी जाएगी। सेठ साहब जो है वो उसे चलाना सिखाएंगे, या किसी दूसरे को कह देंगे तुम सिखाओ। अच्छा, एम्प्लॉइज के जो रिलेशन है, क्या वो नहीं होंगे? वहाँ पे होंगे बिल्कुल। सेठ साहब के साथ कोई नजरों में उनके अच्छे होगा, कोई बुरा होगा, किसी को वो पसंद करेंगे। ठीक है, तो इस तरह परफॉर्मेंस जो है वो मैयर हो, परफॉर्मेंस का कोई सिलसिला नहीं होगा, बिल्कुल होगा। सेठ साहब को जो अच्छा लगेगा वो उसे अपने करीब कर लेंगे, उसे प्रमोट कर देंगे। ठीक है, तो इस तरह से अच्छा, अगर एचआरएम नहीं है तो क्या ये सिस्टम नहीं, या चीजें नहीं होंगी? ये तो रूटीन की एक्टिविटीज है, मतलब ये वाली चीजें जो है वो इम्प्लाइज का हायर करना, मतलब इम्प्लाइज को भर्ती करना है, कि नॉर्मल एक्टिविटी है, वो होगी चाहे एचआर वहां पे है या नहीं है। ठीक है, लेकिन अब फर्क क्या आता है एचआर एचआर से? अगर एचआरएम होती तो एचआरएम का हायरिंग का एक पूरा प्लान स्ट्रक्चर है,
पूरा तरीकाकार है कि हम उसमें जॉब एनालिसिस करते हैं, जॉब एवेल्युएशन करते हैं, जॉब की मेजरमेंट करते हैं, इसे कितनी सैलरी मिलनी चाहिए, ठीक है, हायरिंग कब करनी है, इसकी कैपेबिलिटीज क्या होनी चाहिए जिस बंदे को हायर करना है, फिर उसके टेस्टिंग है, फिर सिलेक्शन है, फिर उसके बाद राइट बंदे को हमने हायर करना है। तो अगर एचआरएम होती, यहाँ पे एचआरएम का सिस्टम या डिपार्टमेंट होता, तो हायरिंग एक प्रॉपर सिस्टम, एक स्ट्रक्चर, एक प्रोसीजर, एक तरीके कार के साथ होती और एक बेहतरीन बंदा हायर होता। लेकिन यहाँ पे जब सेठ साहब हैं अकेले, तो वो जैसा दिल चाहेगा वैसा बंदा इम्प्लाई हायर कर लेंगे। उनके अब यहाँ पे कोई सिस्टम नहीं है, कोई तरीका कार नहीं है, कोई प्रोसीजर नहीं है, अब सेठ साहब के दिल के ऊपर बेस है, जिस चीज जैसे उनका दिल चाहेगा वो किसी को भी भर्ती कर सकते हैं। तो अब ये डिफरेंस है एक आम ऑर्गेनाइजेशन में, एक एचआर वाली ऑर्गेनाइजेशन में। अच्छा, उजरत दी जानी है, तो जो एचआर डिपार्टमेंट है या एचआर सिस्टम एप्लीकेबल है, तो वो एक प्रॉपर देखेगा, इतना क्राइटेरिया होना चाहिए, इस बंदे को ये सैलरी मिलनी चाहिए, ये इसका हक है। ये मार्केट कम्पिटिटिव चीजों को देखेंगे, जो हमने इतनी सारी कंपनसेशन मैनेजमेंट में देखी, इसे घर मिलना चाहिए, इसे रहायश मिलनी चाहिए। लेकिन सेठ साहब ने तो उजरत देनी है, तो वो जब एचआर नहीं है तो ये चीजें नहीं होंगी, बल्कि सेठ साहब जितना दिल करेगा जी 8,000 रुपये महीना, तो वो दे दिया करेंगे अपनी जेब से निकाल के। 15,000 रुपये उनका दिल करता है 50 भी कर सकते हैं। तो ये अब उनकी जो कोई सिस्टम नहीं होगा, कोई स्ट्रक्चर नहीं होगा रेम्युनरेशन का, कंपनसेशन का, तो ये उनकी सारे दिल और मन पे बेस होगा कि जैसा उनका दिमाग चाहेगा वैसे वो उजरत दे दिया करेंगे एम्प्लॉय को। रिवार्ड भी, इसका कोई सिस्टम स्ट्रक्चर नहीं होगा, कोई प्रोसीजर, मेथड, एवेल्युएशन कुछ नहीं होगी। तो एवेल्युएट उनका दिल भी करेगा, किसी एम्प्लॉय को दिमाग करेगा, वो दे देंगे। ठीक है, सेठ साहब बहुत खूबसूरत है इसलिए मैं इनके दिमाग और दिल की तस्वीरें बार बार लाइन बना रहा हूँ। अच्छा, उसके बाद ट्रेनिंग अगर है तो सेठ साहब की मर्जी है कि जिसे ट्रेनिंग के लिए सीनियर एम्प्लॉय के पास भेज दें, दिल में मन आया तो खुद ट्रेनिंग दे दें उसे। ठीक है, तो लेकिन अगर एचआरएम होती तो प्रॉपर टीएनए होता, ट्रेनिंग नीड एनालिसिस होता, ट्रेनिंग कब होनी है, ट्रेनिंग में क्या रिक्वायरमेंट्स हैं, ट्रेनिंग कैसे की जाएगी, ट्रेनिंग मेथड क्या होगा, ट्रेनिंग के लिए बुलाया किसे जाएगा, ट्रेनिंग किस चीज पे होगी, ईटीसी बहुत सारी उसमें चीजें होती है। लेकिन यहाँ पे कुछ भी नहीं है, कोई सिस्टम स्ट्रक्चर ट्रेनिंग का नहीं है, बस ट्रेनिंग है। ठीक है, तो ट्रेनिंग हो रही है। तो यहाँ पे तो ये चीजें एचआरएम के बगैर होगी ट्रेनिंग, लेकिन बगैर सिस्टम स्ट्रक्चर प्रोसीजर के बगैर। ठीक है, तो इम्प्लाई का रिलेशन जो है वो, इसका भी कोई ऑर्गेनाइजेशन के साथ कोई ताल्लुक नहीं है, कोई इम्प्लाई अच्छा काम करे बुरा करे, बस इसका ताल्लुक, कोई सिस्टम नहीं होगा इम्प्लाई का रिलेशन मेजर करने का कि उसे बेहतर बनाया जाए, कोई कि उसे रिटेन किया जाए, रिटेंशन पॉलिसीज नहीं होंगी, कंपनसेशन पॉलिसीज नहीं होंगी उस, ठीक है, जिससे वो लंबे समय तक ठहर सके, बल्कि सिर्फ दिल पे होगा कि जब सेठ साहब चाहें वो निकाल बाहर करें, जब हायर कर लें। तो इस था, और लास्ट में एम्प्लॉइज की परफॉर्मेंस, परफॉर्मेंस भी सेठ साहब खुद ही मेजर करेंगे, इसका भी परफॉर्मेंस एवेल्यूशन का कोई मेथड नहीं होगा, कोई इसका अप्रेजिंग का मेथड नहीं होगा। जो हमने इतने सारे मॉडर्न और ट्रेडिशनल मेथड पढ़े उनमें से कोई नहीं होगा, कोई एसीआर नहीं लिखी जाएगी, कोई जो है वो मेथड स्केल, ग्राफिक स्केल मेथड या कोई भी दूसरा मेथड इम्प्लाइड या इम्प्लीमेंट नहीं होगा, बल्कि जिसे दिल करेंगे वो उसकी परफॉर्मेंस खुद मेजर करेंगे, जो उन्हें मन से दिल से भाए। ठीक है, तो एचआर के बगैर चीजें तो होंगी, हायरिंग होगी, पैसे दिए जाएंगे, इनामात भी दिए जाएंगे, लेकिन बगैर किसी सिस्टम के, बगैर तरीकाकार के, एक इंसान की विल, विश और दिल और माइंड पे इन्हिसार होगा, सोच पे उसकी, कि वो जैसे चाहे। तो अब आ जाते हैं कि एचआरएम का क्या स्कोप है, एचआरएम किन एरियाज को कवर कर रही है किसी ऑर्गेनाइजेशन में। अब यहाँ पे ये चीजें बताने का ये मकसद था कि एचआरएम जो है वो, अब हम पढ़े इनसाइड दी ऑर्गेनाइजेशन, ऑर्गेनाइजेशन में एचआरएम किन कहाँ 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 किन सेगमेंट्स को एचआर कवर कर रही है, किन सेगमेंट्स तक जो है वो, किन एरियाज तक, किस रेंज तक ऑर्गेनाइजेशन में, किस वसत तक, ठीक है, किस हद तक जो है वो, कहाँ तक एचआर कवर कर रही है, और कहाँ तक जो चीजें फैली हुई हैं एचआर का वहां पे इम्प्लीमेंट होने का, यूज होने का स्कोप जो है वह फैला हुआ है। ठीक है, तो यानी अब एचआरएम का ये मतलब है। तो अब ये वही चीजें हैं सारी की सारी जो हमने पढ़ी हुई हैं ऑलरेडी। ठीक है, अब यहाँ पे हम क्या, ये इन्हीं सिस्टम्स के अंदर जो चीजें आती हैं, जो वहाँ जो ऑलरेडी
किसी ऑर्गेनाइजेशन में ऑलरेडी हो रही हैं, जो मैंने हो रही हैं एग्जांपल अभी दी, इस तरह और बहुत सारी चीजें हो रही हैं। तो एचआरएम का स्कोप यूजेज वहां तक है, उन एरियाज, उन सब एरियाज तक है कि उन्हें एचआर एक स्ट्रक्चर की फॉर्म में ढाल सकती है, एक सिस्टमेटिक प्रोसेस में रीशेप कर सकती है, उस आम जो चीज हो रही है उसे बहुत बेहतरीन वे में जो है वो कन्वर्ट कर सकती है, स्ट्रक्चर, सिस्टम, प्रोसीजर, मेथड, जो है उसके जरिए ऑर्गेनाइजेशन को बेहतर बनाया जा सकता है। तो यानी ये स्कोप है एचआर, इस तरह ये दायरा कार है कि एचआर हर जगह ऑर्गेनाइजेशन में इस्तेमाल हो सकती है। जैसे रिक्रूटमेंट का अमल एक जनरल था, जो अभी मैंने बताया, जो सेठ साहब रिक्रूटमेंट कर रहे हैं, तो रिक्रूटमेंट और सिलेक्शन जो सेठ साहब कर रहे हैं, तो एचआरएम का स्कोप है रिक्रूटमेंट एंड सिलेक्शन में यूज हो सके। सेठ साहब हायरिंग भी कर रहे हैं, ट्रेनिंग भी करवा रहे हैं, तो एचआरएम जो है वो हायरिंग और ट्रेनिंग दोनों में एचआरएम का स्कोप है। अब यहाँ से जरा माइंड से समझिएगा, इसलिए मैंने सेठ साहब की एग्जांपल आपको दी कि सेठ साहब भी हायरिंग करवा रहे हैं, सेठ साहब भी ट्रेनिंग करवा रहे हैं, ताकि आप कंफ्यूज ना हो। अब कल को ये ना कहें कि सर हायरिंग और ट्रेनिंग और सिलेक्शन रिक्रूटमेंट तो सिर्फ हमने एचआरएम में पढ़ी थी, ये तो आम भी हो रही है ऑर्गेनाइजेशन में। भाई ये रिक्रूटमेंट का मतलब है भर्ती, ठीक है, सिलेक्शन का मतलब है चुनाव, किसी भी बंदे को चुन लेना, ठीक है, हायरिंग का उसे ऑर्गेनाइजेशन में लेके ला के पोस्ट कर देना, ठीक है भाई तुम काम करो, ट्रेनिंग का उसे ट्रेन करवाना। तो ये सब चीजें आम ऑर्गेनाइजेशन में होती हैं, लेकिन एचआर में और आम में फर्क मैंने आपको बताया कि एचआर में पूरा स्ट्रक्चर होता है, तरीकाकार होता है, प्रोसीजर्स बने होते हैं, लेकिन आम में वो मन पे, विश पे, विल पे होते हैं, उसमें कोई सिर्फ जो सेठ साहब मालिक चाहेगा वैसा ही होगा, ठीक है। तो ये हमने ऊपर निजाम पढ़े थे, लेकिन इन निजामों की हम नहीं बात करनी यहाँ पे। जब भी पेपर में क्वेश्चन आ जाए तो हमने इस यहाँ पे ये बताना है कि एक जो अमल होता है रिक्रूटमेंट का ऑर्गेनाइजेशन में, उस अमल को बेहतर तरीके से कर सकती है, बेहतर तरीके से सर अंजाम दे सकती है वो कौन सा इलम है, वो एचआरएम है, ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट है। और एचआरएम का स्कोप कहाँ पे है, रिक्रूटमेंट और सिलेक्शन में है। एचआरएम का स्कोप किस अमल में है, जो ऑर्गेनाइजेशन में हो रहा है ऑलरेडी, हायरिंग का अमल हो रहा है, ट्रेनिंग का हो रहा है, तो एचआरएम का स्कोप जो है वो हायरिंग में भी है और ट्रेनिंग में भी है, दोनों में है, ठीक है। अब ये सारी वही चीजें हैं। तो सिंपली स्कोप ऑफ ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट, या स्कोप मींस इस्तेमाल, यूजेज। तो यहाँ पे जैसे मैंने पिछला आपको बताया था कि आप जहन में एक प्रॉब्लम सोच लें और फिर उस प्रॉब्लम का जो सोल्यूशन जो दे रहा है एचआरएम, वो उसकी इंपॉर्टेंस बन जाएगा, ठीक है। तो सेम यहाँ पे उसी चीज को मैं कह रहा हूँ, कहूंगा कि रिपीट आप करें, कि जहन में आप सोचें कोई कोई मतलब कोई अमल हो रहा है ऑर्गेनाइजेशन में, कोई ऐसा अमल हो रहा है, लेकिन वो अमल जो है वो बेतरतीबा हो रहा है, उसमें बहुत सारी प्रॉब्लम्स अराइज हो रही हैं। तो उस अमल को एक बेहतर बनाया जाए, एक तरीका कार के जरिए स्ट्रीमलाइन किया जाए, सिस्टम, स्ट्रक्चर, प्रोसीजर के साथ स्ट्रीमलाइन किया जाए, ठीक है, और उस प्रॉब्लम को भी सॉल्व किया जाए। कोई भी जो अमल हो रहा है, जैसे मैन पावर नीड्स हैं ऑर्गेनाइजेशन में, अब हमें नहीं पता कब बंदे चाहिए, कब भर्ती होने हैं, तो इस अमल को बेहतर एक ही चीज बना सकती है, किस चीज का यहाँ पे इस चीज को सॉल्व करने का स्कोप है, वो है एचआरएम। इस सारे एरिया को एचआरएम जो है वो इस अमल को बेहतर बना सकती है, बेहतरीन बना सकती है, स्ट्रक्चराइज कर सकती है, पूरा जो है वो मेथड, प्रोसीजर, हर चीज डिजाइन की जा सकती है। लेकिन ये हो पाएगा एक सब्जेक्ट के जरिए, और उसका ये स्कोप है, एरिया है, वो है एचआरएम। अगर उसके बगैर होगा तो फिर प्रॉब्लम्स अराइज होंगी इस अमल में, कि हमें बंदे कब चाहिए, कितने चाहिए। इस तरह जो रिक्रूटमेंट है, ये भी ऑर्गेनाइजेशन में एक अमल है, मुसलसल अमल है, जो बंदे आते रहते हैं, जाते रहते हैं। अगर एचआरएम होगी तो ये रिक्रूटमेंट का अमल जो है, रिक्रूटमेंट और सिलेक्शन का बहुत बेहतरीन तरीके से होगा। तो यानी हम ये कह सकते हैं कि एचआरएम का स्कोप कहाँ पे है, ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग में है। एचआरएम का स्कोप कहाँ पे है, रिक्रूटमेंट एंड सिलेक्शन में है। एचआरएम का स्कोप कहाँ पे है, ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट में है। अब यहाँ पे समझना फर्क यही है कि वो ट्रेनिंग और डेवलपमेंट आम थी, वो ट्रेनिंग थी सिर्फ जो ऑर्गेनाइजेशन में हो रही थी। हम बात करें एचआरएम, एचआरएम जो है वो उस ट्रेनिंग को बेहतर बना सकती है। ये एचआर का स्कोप है कि वो ट्रेनिंग और डेवलपमेंट का पूरा सिस्टम खड़ा कर सकती है ऑर्गेनाइजेशन में। तो एचआरएम का स्कोप ट्रेनिंग और डेवलपमेंट में है, जॉब एनालिसिस में है, जॉब का तज्जिया करने में है, जॉब एवेल्युएशन में है। एचआरएम का स्कोप एम्प्लाई को कॉम्पनसेट करने में है, ठीक है, और उसके बाद एम्प्लाई की वेलफेयर करने में है। एचआर का स्कोप इंडस्ट्री रिलेशन में है। और सादा सी बात ये है कि जितने भी आपने फंक्शंस पढ़े हैं, सारे के सारे जो फंक्शंस हैं वो या जितनी भी आपने इंपॉर्टेंस पढ़ी है, इंपॉर्टेंस में भी तो आपने सारे फंक्शंस की यही हेडिंग दी थी ना।
तो वो सारी की सारी फंक्शन या इंपॉर्टेंस जो आपने पढ़ी है वो सेम हेडिंग आपने यहाँ पे लिख देनी है। लेकिन आपने यहाँ पे थोड़ा सा ये नीचे ऐड कर दिया करना है कि जी एचआरएम का स्कोप जो है और ऑर्गेनाइजेशन में जो रिक्रूटमेंट होती है उसमें है। ठीक है, मैन पावर नीड्स को बहुत बेहतर तरीके से कर सकती है, ये एचआरएम का स्कोप है। ट्रेनिंग जो एंड डेवलपमेंट एचआरएम का स्कोप है। जॉब एवेल्यूएशन एचआरएम का स्कोप है। ठीक है, इम्प्लाई कंपनसेशन एचआरएम का स्कोप है। इम्प्लाई वेलफेयर एचआरएम का स्कोप है। इंडस्ट्रियल रिलेशन जो है वो एचआरएम का स्कोप है। तो ये सारे जितने भी फंक्शंस वाले और इंपॉर्टेंस वाले सारे पॉइंट्स थे, बगैर किसी कटिंग के, बगैर किसी चेंजिंग के, तो ऑल आर दी पॉइंट्स ऑफ एचआरएम स्कोप। ठीक है, यही एचआरएम का सारा स्कोप है। लेकिन आपकी अंडरस्टैंडिंग नहीं होनी थी अगर मैं ये एग्जांपल ना देता। आपने ये कहना था कि सर ये सारी चीजें तो जितनी भी हैं ये तो एचआरएम में होती हैं, एक आम ऑर्गेनाइजेशन में जिसमें एचआरएम नहीं है तो फिर ये कैसे होगी चीजें इतनी सारी। भाई वहां पे ये चीजें होती हैं, रिक्रूटमेंट होती है, वहां पे सिलेक्शन होती है, लेकिन फर्क क्या है, वो दिल की बेस पे होती है, सेठ साहब की मर्जी की बेस पे होती है। एचआरएम में एक प्रोसीजर, एक सिस्टम की बेस पे होती है। अब वहां पे आम ऑर्गेनाइजेशन में जॉब एनालिसिस भी होता है। अब जॉब का तजिया कैसे होता है, मिसाल के तौर पे एक जॉब चाहिए, जैसे कि अकाउंटेंट की जॉब चाहिए। अकाउंटेंट तो नहीं होगा, उससे खाता मतलब खाते जो होते हैं ऑर्गेनाइजेशन में उनका हिसाब किताब की जॉब चाहिए। तो एचआरएम जो सेठ साहब सोचेंगे, अपने जहन से एनालिसिस करेंगे, फिर हिसाब किताब वाले की बंदा जो है वो किस तरह का होना चाहिए ऑर्गेनाइजेशन में। अब वो ये तो नहीं सोचेंगे उसे अकाउंट्स आने चाहिए, वो कहेंगे एक अच्छा सा मुंशी पकड़ लो। ठीक है, अब ये उनका जॉब एनालिसिस होगा कि भाई इस खातों को मेंटेन करने के लिए एक मुंशी चाहिए। फिर वो सोचेंगे यार जॉब को एवेल्यूएट करते हैं, इसकी कितनी पैसे होने चाहिए सैलरी। तो फिर वो सोचेंगे यार इसे जो है वो दे दो 10,000 रुपये महीना। वो उनकी मन पे बेस होगी सारी चीजें। जॉब एनालिसिस होगा किसी ऑर्गेनाइजेशन में अगर एचआर नहीं है, जॉब एवेल्यूएशन भी होगी, लेकिन लेकिन किसी सिस्टम स्ट्रक्चर के बगैर। तो ठीक है, ये अमल हैं, ये ऐसे अमल हैं जो ऑर्गेनाइजेशन में आमतौर पर परफॉर्म होते हैं। कोई रिक्रूटमेंट की जो है लफ्ज है वो एचआरएम के साथ मंसूब नहीं है। ठीक है, एचआरएम इस अमल को बहुत बेहतरीन बना देती है, स्ट्रक्चराइज कर देती है। ठीक है, तो ये सारे जितने भी फंक्शंस के नाम हमने पढ़े, अनगिनत हैं, जो मैंने आपको उस दिन प्रैक्टिस करवाए, वो सारे आप लिख सकते हैं स्कोप में कि एचआरएम का स्कोप यहाँ पे है, वैल्यूएशन में है। ठीक है, एक नजर उन्हें देख लेते हैं तो फिर आगे बढ़ते हैं। जैसे जॉब एनालिसिस में बता दिया कि एचआरएम का स्कोप है जॉब एनालिसिस में, और एचआरएम इसे करेगी बहुत अच्छे तरीके से, टास्क को में बांटेगी, जॉब को एक्टिविटीज में बांटेगी, रिस्पॉन्सिबिलिटीज में बांटेगी, बहुत अच्छे तरीके से परफॉर्म करेगी कि क्या स्किल्स और एबिलिटीज चाहिए। ठीक है, इस जॉब को परफॉर्म करने के लिए। तो ये सारी चीजें एचआरएम करेगी। तो एचआरएम का स्कोप है जॉब एनालिसिस करना। ठीक है, अगर सेठ साहब करते तो सेठ साहब थोड़ी इन चीजों को देख रहे होते, वो तो अपने दिल और मन को, अपने अपने दिमाग को देख रहे होते। तो इस तरह कंपनसेशन मैनेजमेंट की मैं बात कर चुका हूँ। तो एचआरएम का स्कोप इंसेंटिव पॉलिसीज डिजाइन करने में है, बोनस पॉलिसीज, सैलरीज एंड पेरोल मैनेजमेंट, सब चीजों में एचआरएम का स्कोप है। यही लफ्ज आप लिख सकते हैं पेपर में। जॉब एवेल्यूएशन एचआरएम का एरिया है, एचआरएम का स्कोप है यहाँ पे। तो यहाँ पे अप्लाई हो सकती है, बेहतर बना सकती है इस चीज को, परफॉर्मेंस को बहुत बेहतर तरीके से सिर्फ एचआर ही मेजर कर सकती है, और कोई तरीका नहीं है मेजर करने का। प्लानिंग जो है वो गोल सेट कितने करने हैं, टारगेट्स क्या हैं, तो वो एचआरएम बहुत बेहतर तरीके से कर सकती है। मॉनिटरिंग एंड डेवलपिंग में एचआर का स्कोप है। ठीक है, रेटिंग और रिवार्डिंग में जो है वो एचआरएम का स्कोप है ऑर्गेनाइजेशन में। तो सेम फंक्शंस वाले पॉइंट आप यहाँ पे सारे लिख सकते हैं, जितने फंक्शंस और इंपॉर्टेंस वाले हेडिंग्स आपने पढ़ी। तो इम्प्लाई रिलेशन जितने भी थे, तो सेफ्टी स्टैंडर्ड्स हो गए, लेबर लॉज एंड वर्कर लॉज की फॉलोइंग होगी, रिटेंशन हो गया, काउंसलिंग होगी, वर्क लाइफ बैलेंस हो गया, कॉन्फ्लिक्ट को मैनेज करना होगा। ये सब स्कोप्स हैं, ये सब एरियाज हैं, ये इन सब को कवर करती है ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट। इन सब चीजों को, इन सब इश्यूज को एचआरएम कवर करती है, और ये एचआरएम का स्कोप है। यहाँ पे कुछ स्टेटमेंट्स लिखी हुई हैं, इन्हें हम पढ़ सकते हैं। तो मैंने आपको बताया कि सेम जो फंक्शंस और इम्पोर्टेंस, वहाँ जैसे आपने पॉइंट्स दिए थे, रिक्रूटमेंट एंड सिलेक्शन लिखें, और नीचे लिखते हैं कि एचआरएम का स्कोप है। हायरिंग एंड ट्रेनिंग ये एचआरएम का स्कोप है। पेरोल मैनेजमेंट ये एचआरएम का स्कोप है। इंसेंटिव पॉलिसीज बनाना ये एचआरएम का स्कोप है। इस तरह सारे फंक्शंस वाली, इंपॉर्टेंस वाली सारी हेडिंग, फंक्शन और इंपॉर्टेंस वाली एक ही हेडिंग थी, उन्हें आप लिख के नीचे एचआरएम स्कोप ऑफ एचआरएम में
लिख सकते हैं उन्हें। ठीक है, और यही ये सेम चीजें हैं। फर्क क्या है इंपॉर्टेंस में वो और स्कोप में, मैं आगे बताता हूँ कि ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग फिल वेरियस पोजीशंस। यहाँ पे आप देखें वो HRP बता रहा है, ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग। वो कहते हैं वेरियस पोजीशंस को फिल करती है ये। रिक्रूटमेंट और सिलेक्शन जो है वो डिवेल्प ए पूल टीम ऑफ कैंडिडेट्स, मतलब बहुत सारे हमें कैंडिडेट्स मिल जाते हैं रिक्रूटमेंट सिलेक्शन में। रिक्रूटमेंट जो तरीका कार है, जॉब डिजाइन डिफाइन करती है टास्क को, असाइन अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी। ठीक है, ट्रेनिंग और डेवलपमेंट, हेल्प इन डेवलपिंग की कॉम्पिटेंसीज। ठीक है, तो ये पता है आपको कि कौन सी स्किल चाहिए, किस बंदे को जरूरत है, कब जरूरत है। तो ये सारी हम ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट में करते हैं। तो पूरा प्रोसेस होता है, उसमें हम ये बताते हैं अप्रेजल ऑफ परफॉर्मेंस, सिस्टमैटिक असेसमेंट एंड एवेल्युएशन ऑफ वर्कफोर्स। तो ये इसमें HR में आ जाती है। तो इस तरह ऊपर रिक्रूटमेंट एंड सिलेक्शन, और नीचे आप आगे फिर जैसे ये रिक्रूटमेंट एंड सिलेक्शन हेडिंग होगी, तो आगे फिर उसके स्टेटमेंट आप लिख सकते हैं। तो यही चीज जो है वो, ये सारे का सारा आपके पॉइंट्स बन जाएंगे स्कोप के। जितने भी फंक्शन वाले पॉइंट याद किए हैं वही हेडिंग में काम आएंगे, और नीचे स्टेटमेंट आप खुद से लिखेंगे। तो ये जितने, अब आई थिंक 25 तो पॉइंट थे फंक्शंस वाले। तो यही सारी चीजें स्कोप में आती है। तो अब आ जाते हैं क्या मतलब फिर डिफरेंस क्या हुआ इम्पोर्टेंस में, या फिर स्कोप में, या फिर जो है वो जो है ऑब्जेक्टिव में, क्या मतलब खास तौर पे हमने फंक्शंस पढ़े, फिर इम्पोर्टेंस पढ़ी, और आज हमने स्कोप पढ़ा है। फंक्शंस में भी सेम हेडिंग्स आ रही हैं, इम्पोर्टेंस में भी सेम हेडिंग आ रही हैं, और स्कोप में भी सेम हेडिंग्स आ रही हैं। फिर इनमें डिफरेंस क्या हुआ? फंक्शंस का मतलब है कि एक अमल परफॉर्म हो रहा है। ठीक है, रिक्रूटमेंट और सिलेक्शन जैसे एक अमल है, तो एक अमल किया जा रहा है, एक काम सर अंजाम दिया जा रहा है। दिस इज द फंक्शन कि HRM में इस काम का नाम रिक्रूटमेंट एंड सिलेक्शन है, कि रिक्रूटमेंट और सिलेक्शन एक अमल है जो परफॉर्म किया जा रहा है। अब वो अमल कितना इंपॉर्टेंट है ऑर्गेनाइजेशन के लिए, यानी रिक्रूटमेंट और सिलेक्शन का अमल कितना इंपॉर्टेंट है, और एक अच्छा प्रॉपर रिक्रूटमेंट सिलेक्शन का सिस्टम या प्रोसीजर कितना इंपॉर्टेंट है ऑर्गेनाइजेशन के लिए। तो ये हम इंपॉर्टेंस में यहाँ पे फंक्शन में सिर्फ उस अमल का लिखते हैं, और इंपॉर्टेंस में हम उस अमल की इंपॉर्टेंस कितनी है, ठीक है, उसकी इंपॉर्टेंस कितनी है, तो वो हम जो है वो इंपॉर्टेंस में लिख देते हैं। ठीक है, तो ये होगी इंपॉर्टेंस। अब आ जाते हैं स्कोप, कि स्कोप मींस कि स्कोप ऑफ HRM। तो यानी स्कोप ऑफ HRM में हम ये कहते हैं कि जैसे हमने देखा कि एक सेठ साहब वाली जो ऑर्गेनाइजेशन थी, वहां भी ये अमल हो रहे हैं। ठीक है, वहां पे ट्रेडिशनल ऑर्गेनाइजेशन में ये अमल हो रहे हैं, भर्ती किया जा रहा है, बंदों को निकाला भी जा रहा है। तो हम ये कहते हैं कि जो HRM है, जो हमारा HRM का सब्जेक्ट है, तो इसका जो स्कोप है, जो एक आम ऑर्गेनाइजेशन है वहां पे रिक्रूटमेंट एंड सिलेक्शन में है, वहां पे जॉब एनालिसिस में है। ठीक है, वहां एक आम जो ऑर्गेनाइजेशन है वहां पे जितने भी पीपल से रिलेटेड फंक्शंस परफॉर्म किए जा रहे हैं, जिसकी आपने अमल परफॉर्म किए जा रहे हैं, पीछे फंक्शंस में हेडिंग्स पड़ी हैं, सेम अमल एक आम ऑर्गेनाइजेशन में भी परफॉर्म किए जा रहे हैं। उन अमलों में उन उन अमल में उनको जो कवर करती है, उन्हें बेहतर तरीके से करने में, वो स्कोप है, एक्सक्लूसिव स्कोप है ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट का। ठीक है, तो ये हम कह सकते हैं, इस तरह हम इसे डिफाइन कर सकते हैं कि स्कोप क्या होता है, कि HRM कहाँ 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 यूज हो सकती है। तो हम कह सकते हैं एच आर एम ऑर्गेनाइजेशन के हर उस अमल में इस्तेमाल हो सकती है जो रिलेटेड है, मुंसलिक है लोगों से, और उसकी मैनेजमेंट से, किसी भी हवाले से। उस अमल के मुख्तलिफ नाम हो सकते हैं, और ये नाम आपको सिर्फ फंक्शंस में मिल जाएंगे अलग अलग से। ठीक है, तो ये हो गया स्कोप। अब थोड़ा सा इंटरनेट पे हम सर्च कर लेते हैं कि स्कोप में क्या क्या चीजें वो हमें दिखाता है। ठीक है, तो ये सारी चीजें थी, पढ़ने का मकसद इसलिए मिक्स होने का चांसेस था। तो इसलिए HRM में कहीं से भी सवाल आ सकता है कि हम कंफ्यूज रहते हैं कि स्कोप क्या होता है, फंक्शंस क्या होता है। अब आई होप्स हो कि कुछ क्लैरिटी हो सकी होगी। जैसे हम यहाँ पे लिखते हैं कि स्कोप ऑफ HRM, तो क्या हमें ये वही पॉइंट देता है या नहीं?
तो यहाँ पे अगर जरा देखें तो यहाँ पे वो क्या दे रहा है स्कोप ऑफ एचआर में, कि इम्प्लॉइज को हायर करना, सेम वही बात, इंडस्ट्री रिलेशन में भी एचआरएम का स्कोप है। ठीक है, इसमें भी सैलरी वगैरह में भी स्कोप है, मोटिवेट करने में भी स्कोप है, प्रोस्पेक्ट्स ऑफ एम्प्लॉइज तो उसमें भी स्कोप है, एम्प्लॉइज को मेंटेन करना उसमें भी स्कोप है। तो एक तो स्लाइड हमें ये बता रही है। आगे हम देखते हैं तो यहाँ पे वो कहते हैं, तो वो यहाँ पे ये कह रहे हैं कि ट्रेनिंग और डेवलपमेंट में भी जो है वो एचआरएम का स्कोप है, जॉब एनालिसिस और जॉब डिस्क्रिप्शन बनाने, देखिए वही सेम फंक्शन वाले लफ्ज दे रहा है, रेम्यूनरेशन, पर्सनल रिकॉर्ड्स, वेलफेयर एंड इंडस्ट्रियल रिलेशन, प्रोक्योरमेंट। तो ये सारी चीज़ों में देखें वो वही सेम हमें पॉइंट्स दे रहा है। फंक्शन में फंक्शन खोलें, इंपॉर्टेंस खोलें, तो हर जगह हमें सेम ही पॉइंट्स मिलते हैं। अब यहाँ पे देखें एचआरएम में वो कह रहा है नेचर ऑफ एचआरएम, एम्प्लॉइज की हायरिंग करना, ठीक है, एम्प्लाई एंड एग्जेक्टिव रेमुनरेशन, एम्प्लॉइज के ऑफिसर्स की रेमुनरेशन, एम्प्लॉइज की मोटिवेट, एम्प्लॉइज की मेंटेनेंस, ठीक है, इंडस्ट्रियल रिलेशन। तो ये सारे स्कोप हैं। तो हमने तो 20-25 नाम याद किए हुए हैं फंक्शंस के, वही हमने इंपॉर्टेंस में यूज की, और यही नाम हमने फिर जो है वो स्कोप में यूज करने हैं पेपर के हवाले से। अब यहाँ पे वो बता रहा है कि जी स्कोप ऑफ एचआरएम, तो सेम वही बातें, प्लानिंग से शुरू हो रहा है, ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग, जॉब एनालिसिस, जॉब एवेल्यूशन, रिक्रूटमेंट, सिलेक्शन, ठीक है, देखें वही चीज़ें, तो परफॉर्मेंस एवेल्यूएशन, ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट, सारी चीज़ें। तो एम्प्लॉय की कंपनसेशन लास्ट में वो बता रहे हैं। ये मैं आपसे शेयर भी कर दूंगा, ये काफ़ी अच्छा है, ये पहले भी मैंने सेव किया हुआ था। एम्प्लॉय एजुकेशन, सिलेक्शन, रिमरेशन, एम्प्लॉय मोटिवेशन, तो सेम गूगल में आप कहीं भी जाएंगे तो हर जगह पे आपको स्कोप में यही सारी बातें, यही सारी चीजें जो है वो देखने को मिलेंगी स्कोप ऑफ एचआरएम में। ठीक है, तो ये है स्कोप, मींस के एक अमल तो ऑर्गेनाइजेशन में आम ही परफॉर्म किए जा रहे हैं, लेकिन एचआरएम का स्कोप वहां पे उन तमाम अमलों तक है, एचआरएम के सब्जेक्ट का। तो इम्पोर्टेंस के जितने पॉइंट्स थे या फंक्शंस के, उन्हें काट के जो है वो आप कन्वर्ट कर सकते हैं, सेम उन्हीं पॉइंट्स के अंदर जो है वो स्कोप आना है। अच्छा, यहाँ पे किसी को कोई इशू है तो, ताकि हम कंक्लूड करें स्कोप को। ठीक है, एक दफा लास्ट में मैं दोबारा क्लियर करना चाहूंगा कि एचआरएम, कोई ऑर्गेनाइजेशन में कोई चीज हो रही है, मतलब कोई टास्क हो रहा है, कोई काम हो रहा है, उस काम को, उस चीज के होने को हम कहते हैं वो अमल हो रहा है, यानी वो काम हो रहा है। इंग्लिश में उसे कहेंगे वो फंक्शन हो, परफॉर्म हो रहा है। ठीक है, उर्दू में हम कहेंगे ये अमल सर अंजाम दिया जा रहा है, ये काम सर अंजाम दिया जा रहा है, या ये टास्क सर अंजाम दिया जा रहा है। इंग्लिश में ये फंक्शन परफॉर्म किया जा रहा है। अब वो परफॉर्म, वो चीज होनी जरूरी क्यों है, या बेहतर तरीके से जरूरी क्यों है वो चीज होनी उस ऑर्गेनाइजेशन के लिए, वो चीज जरूरी इंतहाई क्यों है, तो ये उसकी होगी इम्पोर्टेंस, कि ये इसलिए जरूरी है, इसलिए इसे किया जाना चाहिए, इसलिए ये बेहतरीन तरीके से होनी चाहिए, इसलिए ये बेहतरीन इसका तरीकेकार होना चाहिए। तो ये चीजें आ जाती हैं इंपॉर्टेंस में, कि वो अमल होना जरूरी क्यों है। जैसे रिक्रूटमेंट का अमल है, तो रिक्रूटमेंट का अमल क्यों होना चाहिए, उसकी क्या अहमियत है, तो अहमियत जो है जो हम बयान करेंगे, दैट इज इम्पोर्टेंस। ठीक है, ठीक है। अब अमल तो जो है किसी जगह एचआरएम हो ना हो, तो वो अमल तो वो भर्ती तो होनी है,
तो एचआरएम का क्या दायराकार है, क्या स्कोप है, क्या इस्तेमाल है कि किसी ऑर्गेनाइजेशन में अगर कोई अमल हो रहा है भर्ती का, कोई चुनाव का, लोगों को ऑर्गेनाइजेशन में भर्ती करके लाने का, वहां पे सैलरी का जो निज़ाम है, कि एचआरएम का स्कोप है कि उस अमल को एचआरएम सर अंजाम दे सके। तो हम कह सकते हैं एग्जैक्टली एचआरएम का ये प्योर स्कोप है कि एचआरएम उस अमल को सर अंजाम दे सकती है, उस अमल को कर सकती है, बल्कि एचआरएम के ही एरिया में, एचआरएम की ही सल्तनत में, उसी की वुसत में, उसी की डोमेन में, उसी के इस्तेमाल में ये आती हैं चीजें। तो इस चीज को हम कह सकते हैं स्कोप ऑफ द ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट। सो फाइनली ये हमारा कंक्लूड हो गया हिस्सा। तो हम बढ़ते हैं आगे। यहाँ पे कंपोनेंट्स ऑफ एचआरएम, यहाँ पे मुझे क्वेश्चंस थे बच्चों के कि सर कंपोनेंट क्या होते हैं, कंपोनेंट किसे कहते हैं। तो कंपोनेंट का बेसिकली मतलब होता है पार्ट्स, ठीक है, या एलिमेंट्स। जैसे एक इंजन होता है गाड़ी का या कोई भी चीज, तो उसके जो हिस्से होते हैं, ठीक है, उसके जो पार्ट्स होते हैं, जो उसके टुकड़े होते हैं। तो एचआरएम के कंपोनेंट्स क्या हैं, उसके कौन से हिस्से हैं, कौन से पार्ट्स हैं जिनके साथ मिल मिल के, जैसे ये है, ये आपस में कनेक्ट हो रहे हैं तो एचआरएम बन रही है। एचआरएम के टुकड़े या पार्ट्स क्या हैं वो आगे देखते हैं एक दो एग्जांपल्स के बाद। जैसे एक कंप्यूटर है तो उसके कंपोनेंट्स क्या हैं, ठीक है, जो उसे मिल के एक मुकम्मल कंप्यूटर सिस्टम बना रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पे जैसे बहुत सारे कंपोनेंट है, माउस है, इसके सीपीयू के अंदर कंपोनेंट हैं, प्रोसेसर एक कंपोनेंट है, हार्ड डिस्क के कंपोनेंट है, ठीक है, कोई फैंस हैं, साउंड कार्ड है, ईटीसी। ठीक ठीक है, तो इस तरह से ये मिलके फिर ये डिवाइसेस है, ये मुकम्मल एक कंप्यूटर जो है वो बना रहे हैं। तो ये इसके सारे कंपोनेंट्स हो गए, हिस्से हो गए। तो इसी तरह जैसे मैंने आपको बताया था कि एक गाड़ी है तो उसके बहुत सारे सिस्टम्स काम कर रहे हैं अंदर। तो हर सिस्टम का अंदर वाला हिस्सा, इधर पीछे कंप्यूटर में भी जो बहुत सारे यहाँ सिस्टम काम कर रहे हैं, जैसे हार्ड डिस्क का प्रॉपर सिस्टम है, मेमोरी का सिस्टम है, ठीक है, पावर का पूरा सिस्टम है। उसके पावर के अंदर भी फिर बहुत सारे कंपोनेंट्स हैं, टुकड़े हैं, एलिमेंट्स हैं, जो उस पावर को मैनेज कर रहे हैं। ठीक है, जैसे एक उसका अमल हो गया, किसको कितनी पावर देनी है, किसको ज्यादा देनी है, दूसरा उसका फंक्शन हो गया, इस तरह और बहुत सारे हो सकते हैं, फैन को कितनी पावर देनी है। तो इस तरह जो गाड़ी है उसके अंदर भी बहुत सारे सिस्टम है, और हर जो सिस्टम है उस सिस्टम, वो सिस्टम जो है आगे, उसके आगे बहुत सारे हिस्से हैं, एलिमेंट्स हैं, पार्ट्स हैं, कंपोनेंट्स हैं, जिसे इंग्लिश में कंपोनेंट्स कहते हैं। जैसे जैसे इंजन हो गया, इंजन के आगे बहुत सारे कंपोनेंट्स हैं, ठीक है। अब इंजन अकेला तो नहीं है, कोई ऐसे धर्म सा वो बॉडी तो नहीं है, ठीक है, बल्कि इंजन जो है वो अंदर, अगर उसे खोलें तो उसके अंदर बहुत सारे कंपोनेंट्स हैं, गरारियां हैं, ठीक है, बहुत सारी गरारियां इंजन के अंदर, बहुत सारी जो है उसमें चेन्स चल रही हैं, ठीक है, वहां पे फ्यूलिंग हो रही है, बर्निंग हो रही है, वहां पे गैस सप्लाई हो रही है, हवा आ रही है, तो हवा वाला हिस्सा है, गैस वाला, तो बहुत सारे उसमें कंपोनेंट्स हैं, बहुत सारी गरारियां हैं, गेयर्स हैं, जो आपस में उसे कनेक्ट कर रहे हैं, ठीक है। तो ये सारे उसके हिस्से हो गए, एलिमेंट्स हो गए, पार्ट्स हो गए इंजन के, इसे हम कह देंगे कंपोनेंट्स। तो ये मिलके एक इंजन का सिस्टम बना रहे हैं, पूरा ये सिस्टम हो गया, और सिस्टम के अंदर जितनी चीजें हैं वो उसके कंपोनेंट्स हैं। तो इसी तरह अब आ जाता है फाइनली एचआर की एग्जांपल में, कंपोनेंट्स ऑफ एचआरएम या कंपोनेंट्स ऑफ एचआरएम सिस्टम। जो एचआरएम के हमने 4 सिस्टम पढ़े हैं, उनको अंदर अगर जाएं, जैसे ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग हमने पहला पढ़ा, ठीक है, तो ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग की अगर बात करें तो वो एक पूरा सिस्टम हमने पढ़ा, ठीक है। इस तरह कंपनसेशन मैनेजमेंट एक पूरा सिस्टम पड़ा, उस सिस्टम के अंदर कितने जो है वो कंपोनेंट्स हैं, कितने पार्ट्स हैं, कितने एलिमेंट्स हैं, वो जो आपने अंदर पढ़े हैं उसके, वो सारे उसके कंपोनेंट्स हैं, वो आप लिख सकते हैं, ठीक है। तो अगर पेपर में कंपोनेंट्स का क्वेश्चन आ सकता है तो पहले आप जो है वो 4 सिस्टम भी लिख सकते हैं, और फिर उनके आगे, हर सिस्टम के आगे उसके कितने कंपोनेंट है वो भी लिख सकते हैं, या डायरेक्ट अगर लिखना चाहें तो आप डायरेक्ट लिख सकते हैं कंपोनेंट्स ऑफ एचआरएम। तो इसमें जाके जितनी भी आपने चीजें पड़ी हैं पहले एचआरपी में, कंपनसेशन मैनेजमेंट में, और बाकी दोनों में, तो उन्हें आप मिलके यहाँ पे भर सकते हैं अपने पूरे का पूरा पेपर, ठीक है। तो अब, और ये क्या क्या चीजें हैं अंदर, वो वही चीजें, फंक्शंस ही हैं, ठीक है, वो सारे के सारे फंक्शंस वाले नाम है, वही तो कंपोनेंट्स हैं। रिक्रूटमेंट और सिलेक्शन एक एक अमल सर अंजाम दिया जा रहा है, एक हिस्सा है, ठीक है, ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग का, वो एक कंपोनेंट हो गया, ठीक है, हायरिंग हो गया, एक कंपोनेंट हो गया, पेरोल मैनेजमेंट एक कंपोनेंट हो गया, ठीक है, सैलरी मैनेजमेंट एक कंपोनेंट हो गया, इंसेंटिव पॉलिसी बनाना एक कंपोनेंट हो गया,
ठीक है, परफॉर्मेंस अप्रेजल एक कंपोनेंट हो गया। तो इस तरह ये सारी चीजें एक सिस्टम के भी कंपोनेंट आप बना सकते हैं, या फिर ओवरऑल एचआर के अगर कंपोनेंट लिखना चाहे तो सारे फंक्शंस के नाम सारे कंपोनेंट्स हैं एचआर के। फिर रिपीट कर रहा हूँ, सारे के सारे जो फंक्शंस हमने पढ़े हैं, जो फंक्शंस के नाम है जो अभी पीछे हमने पढ़े हैं, ऑल आर द कंपोनेंट्स ऑफ ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट, और वी कैन से दैट ऑल आर द कंपोनेंट्स ऑफ ए ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट सिस्टम। So it is clear now. Exactly, in simple and two word, HR functions and components are the same। ठीक है, जो कंपोनेंट्स हैं वही तो, जो हर कंपोनेंट है वही तो एक फंक्शन परफॉर्म कर रहा है ना। जैसे जैसे गाड़ी है तो उसका जैसे फैन है उसका एक हिस्सा है, ठीक है, इलेक्ट्रिकल सिस्टम का, यानी एक फंक्शन परफॉर्म कर रहा है ना फैन। ठीक है, और दूसरा जो है वो लाइटिंग कर रहा है, गाड़ी की लाइटें हैं, वो दूसरा फंक्शन परफॉर्म कर रहा है, तो वो दूसरा कंपोनेंट हो गया इलेक्ट्रिकल सिस्टम का। साउंड जो है वो तीसरा कंपोनेंट हो गया। तो इस तरह एचआरएम में जो रिक्रूटमेंट है, सिलेक्शन है, ट्रेनिंग है, डेवलपमेंट है, ऑल आर द कंपोनेंट्स ऑफ ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट, और वी कैन से दैट ऑल आर द कंपोनेंट्स ऑफ एचआरएम सिस्टम्स। सामने है आपके। सो अब कंपोनेंट्स आ जाए पेपर में, उसके अलावा ऑब्जेक्टिव्स आ जाए पेपर में, उसके अलावा स्कोप आ जाए पेपर में, सिग्निफिकेंस आपके सामने आ जाए पेपर में, इंपॉर्टेंस आ जाए, तो मुझे बताएं क्या पेपर हो पाएगा और क्या बेहतरीन तरीके से कर पाएंगे आप उसे? क्या कंफ्यूजन के बगैर चीजों को लिख पाएंगे, अटेम्प्ट कर पाएंगे? अगर राइटिंग स्टाइल थोड़ा सा उसे अवेयर हो जाए। अब नॉलेज के लिहाज से जरा मुझे बताएं, नॉलेज के लिहाज से क्या एचआरएम किसी भी प्रोस्पेक्ट से, किसी भी एंगल से आती है आपके सामने, क्या हम उस सतह पे जा चुके हैं कि हम उस चीज को कर पाए? ऑनेस्टली आई एम वेटिंग फॉर योर reply. I am waiting for your reply, opinion, comment, suggestion, criticism, everything you can say in this chat box. जी सर, बिल्कुल ऐसे ही है, अब तो बिल्कुल क्लियर हो गए सारे पॉइंट। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम जी। सर अगर हम इनकी बार बार प्रैक्टिस करें ना, इम्पोर्टेंस लिखें, स्कोप लिखें, कंपोनेंट्स लिखें, फंक्शंस लिखें, अगर जस्ट हम इसी चीज को लेकर ये अगर कंटिन्यू करें ना, प्रैक्टिस करते रहें, क्वेश्चन एक बार अटेम्प्ट करें, 2 बार सेल्फ अटेम्प्ट करें, तो 3-4 के बाद टाइम के बाद मुमकिन है कि बहुत अच्छा पेपर अटेम्प्ट हो जाएगा। क्योंकि क्वेश्चन तो डेफिनेटली इसी एरिया से बनना है और सारी चीजें इसमें आ जाएंगी, फंक्शंस में, सिस्टम्स में, कंपोनेंट्स में, फंक्शंस में। तो बहुत अच्छा पेपर अटेम्प्ट हो सकता है और इंशाल्लाह बहुत अच्छा अटेम्प्ट होगा। तो अगर अगर हम पेपर भी डिस्कस करना चाहें तो 2000 से लेकर 2020 तक जितने भी एचआरएम के क्वेश्चंस आए हैं, तो वो 16 क्वेश्चंस हैं आई थिंक। तो वो मैं आपसे शेयर कर देता हूँ, या अभी हम डिस्कस कर सकते हैं। अगर आप करना चाहें तो हम इसे कंटिन्यू कर सकते हैं, वरना फिर हम नेक्स्ट लेक्चर में हाँ कर सर, कंटिन्यू भी करें और अभी लिस्ट भी कर शेयर लें कर तो दीजिएगा बेहतर ताकि आसानी होगा हो वो। जाएगी। ठीक है, तो मुझे बताएं यहाँ पे, फिर हम उसे कर लेते हैं। बिल्कुल सर, पर्सोनल करें। जो हमारा सारा पार्ट है वो खत्म हो गया है। ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट का तकरीबन सारा हमारा पार्ट खत्म हो गया है। पर्सोनल एडमिनिस्ट्रेशन एंड टूल्स ऑफ पर्सोनल एडमिनिस्ट्रेशन, सिर्फ ये टॉपिक इसमें रह गया है। ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर्स को छोड़ के वो एक लैदा ही मैंने उसे कैटेगराइज किया है, क्योंकि वो इस एचआरएम का हिस्सा नहीं है। ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर है एचआरएम का हिस्सा, हम बनाना सीखते हैं ऑर्गेनाइजेशन के स्ट्रक्चर्स, लेकिन उस चीज को जरा मैंने लैदा से कैटेगराइज किया है, फेडरल गवर्नमेंट और उसका स्ट्रक्चर जो आ रहा है। ठीक है, तो आई थिंक हम फिर क्वेश्चंस वो देख लेते हैं, क्योंकि पर्सोनल और उसमें वो छोड़ के बाकी सारे क्वेश्चंस देख लेते हैं। वो आपके सामने भी मैं रख देता हूँ, वो आप भी प्रैक्टिस उनकी कर लीजिएगा। तो मैं उन क्वेश्चन को लेके हाजिर होता हूँ आपके सामने। उसकी आई थिंक एक अलहदा वीडियो हमें करनी चाहिए अभी, मतलब इसे फिर मैं अभी ड्रॉप करता हूँ इस रिकॉर्डिंग को यहाँ पे। मैं जो तीन मैं एचआरएम, 3 ये से भी तो टॉपिक 5 मिनट बाद आपको दोबारा रीज्वाइन करता हूँ। अभी 10:08 हुए हैं, 10:15 पे, पूरे 15 मिनट पे हम स्टार्ट कर देंगे।